लो वैसे 17,457 का था, तो वहां से हम ज्यादा दूर नहीं, करीब 40-50 पॉइंट ऊपर जरूर आए हैं। हालांकि अभी भी मार्केट आप कह सकते हैं साइडवेज विद नेगेटिव बायस ट्रेड कर रहा है। निफ्टी बैंक पर प्रेशर ज्यादा है, अब 150 अंकों तक की गिरावट देखने को मिल रही है। 37,600 के नीचे हल्का सा इस समय आपको ये इंडेक्स दिखाई देगा। और साथ ही साथ मिड कैप्स जहां पर आज लार्जली ज्यादातर समय आउट परफॉर्मेंस था, ये भी ऊपरी लेवल से थोड़ा बहुत कूल ऑफ करता हुआ। तो एकदम ठंडा सत्र वीरू, एक लंबे वीकेंड से ठीक पहले। जी हाँ हर्षिता, बिल्कुल। और नमस्कार हर्षिता, और उम्मीद यही करते हैं कि 90 मिनट हम संभाल के ले जाएं, रिस्क कम लें और रिवॉर्ड अच्छा मिले। आपने बिल्कुल सही कहा। अगर आप देखें एक एक्सटेंडेड वीकेंड और उससे पहले अगर आप देखें बाजार साइडवेज, और साइडवेज की डेफिनेशन आप थोड़ा सा समझिए इस लिहाज से हर्षिता। अगर आप निफ्टी को देखें, आप सुबह के सिर्फ उस एक्स्ट्रा प्रीमियम को छोड़ दें जो हमें 600 के ऊपर मिला, 30-40 पॉइंटों का, 50 पॉइंटों का, तो निफ्टी ने अपने आप को बखूबी एक रेंज में मेंटेन रखा। आज का लो कल के लो से बिल्कुल सिमिलर है, दैट इज 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। आज का लो मोटा मोटी अगर आप देखें तो ओपनिंग पॉइंट और जो अभी का पॉइंट है एग्जैक्टली 10 डेमा और 20 डेमा के बीच में हम हैं। तो आप कह सकते हैं हर्षिता कि बाजार ने कोई डिसाइसिव मूव नहीं लिया एक्सपायरी डे में, और बिल्कुल अपने ऑप्शन राइटर्स के जोन में अब तक है। 17,600 पे बड़ा कॉल राइटर था, तो वही अगर आप देखें 17,600 650 इंट्राडे हाई है, 17,600 700 पे कॉल राइटर था, और नीचे आपके 20 डेमा को प्रोटेक्ट करके चल रहा है। तो कुल मिला के बात यही है कि बाजार रेंज में फंसा हुआ है, और आप इसे एक आउट परफॉर्मेंस कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि आप अभी भी 20 डेमा के ऊपर हैं, और इतने अनसर्टेन एनवायरनमेंट में ग्लोबल मार्केट्स में जो है, उसके बावजूद आप 20 डेमा को एक 2 दिन की छुट्टी दिन वाले वीकेंड पर कोलैप्स नहीं कर रहे हैं। ये अपने आप में अगर आप देखें तो एक अच्छा कहीं ना कहीं फैक्टर है। मैं निफ्टी पे अभी कोई ट्रेड नहीं लूंगा, मैं इसीलिए आपको ऑप्शंस के शेयर्स नहीं दिखा रहा हूं। अनवांटेड रिस्क नहीं लेंगे, लेट्स अवॉइड निफ्टी फॉर द टाइमिंग। लेकिन ड्यूरिंग द प्रोग्राम अगर कोई ऑप्शन अप्रोच मेरे को समझ में आई, स्पेशली अगर 20 डेमा को वॉलेट करने की कोशिश करी निफ्टी ने, देन एक पुट ऑप्शन या फिर एक इंश्योरेंस फॉर दिस एक्सटेंडेड वीकेंड लेने की कोशिश करेंगे। जहां तक निफ्टी बैंक का सवाल है, जैसे कि हर्षिता कह रही थी कि आज 150 पॉइंट नीचे है, लेकिन याद रखिएगा आज सुबह भी हमने बात की थी कि 38,000 के ऊपर अभी बैंक निफ्टी का निकलना मुश्किल है। स्पेशली अगर ये एक बहुत स्मूथ वीकेंड होता, मतलब ट्रंकेटेड वीक नहीं होता, तो शायद हम निकलते भी, लेकिन अभी नहीं, क्योंकि एक एक्सटेंडेड वीकेंड है। 38,000 पे कॉल राइटर था, सुबह भी बात हुई थी कि ये कोलैप्स होगा और आएगा अपने 37,500 के जोन में, एग्जैक्टली वही हुआ। लेकिन फिर मैं ये कहूँगा अभी यहाँ पे दो चीज़ें हो रही हैं, 37,000 पे 37,500 पे पुट राइटर हैं, 38,000 पे 38,500 पे कॉल राइटर हैं। इसको, इस रेंज को तोड़ने के लिए, चाहे वो ऊपर या नीचे, एक स्मूथ सेशन चाहिए जिसमें पाँचों के पाँचों दिन हो। तो वो नहीं है, इसीलिए हर्षिता मैं यही रिकमेंड करूँगा कि मैं कोई डायरेक्शनल ट्रेड इस वक्त निफ्टी और निफ्टी बैंक पर नहीं लूँगा, स्टॉक स्पेसिफिक रहूँगा हर्षिता। जी हाँ, और स्टॉक स्पेसिफिक रहने के पीछे थोड़ी सी सेफ्टी है, क्योंकि इंडेक्स में अज्यूमिंग आप तेजी या मंदी का ट्रेड लेकर चल रहे हो और ओवर द वीकेंड या फिर अगले 4 दिनों में अमेरिका में कुछ अलग निकल कर आए, रशिया यूक्रेन का संकट बिगड़ जाए या फिर सुलझने की तरफ बढ़े, कच्चे तेल में कुछ हो जाए, कई सारे ग्लोबल वेरिएशंस है जिस पर मार्केट रिएक्ट कर सकता है, और हम छुट्टी पर होंगे, उस पर कोई ट्रेड नहीं ले पाएंगे। इसीलिए वीरू क्लियरली कह रहे हैं कि कोई डायरेक्शनल ट्रेड बिल्कुल मत लीजिए। चलिए फटाफट आपको दिखाते हैं कि किन ट्रेड्स पर आपकी नजरें होनी चाहिए, जहां पर आज दरअसल ट्रेंड देखने को मिला है तेजी और मंदी दोनों की तरफ। तेजी के काउंटर्स आपके लिए पहले हाजिर होते हुए ओएनजीसी आज फिर उछाल दिखा रहा है 3.25% ऊपर। दरअसल कच्चे तेल के भाव जो $105 के पार निकले हैं, उसका फायदा इसके हाथ लगता हुआ। अपोलो हॉस्पिटल जो हाल ही में दरअसल निफ्टी का हिस्सा बना है, यहाँ पर तेजी। फर्टिलाइजर काउंटर्स में आज कॉन्शियस खरीदारी होती हुई दिखाई दी है, और ऑफ कोर्स होटल स्टॉक्स में इंडियन होटल है जो करीब 2% ऊपर, और होटल काउंटर्स अब पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन से धीरे धीरे करके अपनी चाल मजबूत कर रहे हैं। लॉन्ग वीकेंड में तगड़ी बुकिंग्स इनके हाथ आ गई हैं। लेकिन मंदी के ट्रेड्स कौन से हैं? निफ्टी बैंक जो थोड़ा सा सिमटा हुआ है,
दूसरी तरफ इंडेक्स भी लैकलस्टर। तो मारुति सुजुकी कल थोड़ा सा एक्शन दिखा रहा था, लेकिन 7480 के आसपास प्रेशर में आने लगा है, 2% नीचे। पावर ग्रिड में पोजीशंस अनवाइंड हुई है। कैनफिन होम्स, बलरामपुर चीनी जैसे काउंटर्स हैं जहां पर पोजीशंस थोड़ी बहुत हल्की होती हुई दिखाई दे रही हैं। तो ये फिलहाल मार्केट की ओवरऑल चाल है। चलिए आपको हमारे जानकारों से मिलाते हैं जो आज हमारा साथ देंगे। फंडामेंटल्स पर हम डिटेल में बात करने वाले हैं आशीष महेश्वरी के साथ। इसके अलावा टेक्निकल कॉल्स देने के लिए हमारे साथ एक पूरा पैनल जुड़ेगा। हम बात करेंगे डिटेल में राहुल शर्मा से, मानस जायसवाल लखनऊ से जुड़ेंगे, मुंबई से राजेश सातपुते, अजीत मिश्रा को भी जोड़ेंगे, प्रकाश गाबा भी जुड़ेंगे। आगे समित चौहान और चंदन तापड़िया भी कार्यक्रम का हिस्सा होंगे, जो आपको बताएंगे कि आज के दिन और खास तौर से इस लंबे वीकेंड से पहले क्या ट्रेड लिया जाए। तो शुरुआत करते हैं फिर वीरू हमारे जानकारों के साथ। और ऑफ कोर्स आज करण तुरानी एक बार फिर जुड़ेंगे। वीकेंड की तैयारी में कितना फायदा मल्टीप्लेक्सेस को हो सकता है, इस पर रहेगा फोकस। याद रखिएगा आज एक और नई फिल्म दरअसल रिलीज हुई है, कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन का एंटिसिपेशन है, उस सब पर बातचीत होगी। और आज मार्केट बिग वॉइस में प्रदीप गुप्ता जो को फाउंडर एंड वाइस चेयरमैन है आनंद राठी ग्रुप के, वो हमारे साथ होंगे। जी हाँ, अगर आप देखें तो ये पूरा का पूरा लाइनअप है आपकी स्क्रीन पर। एक स्टॉक स्क्रीन पे देखिए आइएगा। पीवीआर, जैसे कि हर्षिता ने कहा कि बॉक्स ऑफिस पे सुनामी है, और इसमें आज एक फैक्टर और जुड़ जाएगा जनाब, और वो है केजीएफ पार्ट 2। इसका कितना माइलेज मिलेगा पीवीआर को, आइनॉक्स को, इस पे करेंगे बातचीत करण जी से। लेकिन पहले राहुल, गुड आफ्टरनून कार्यक्रम में स्वागत है। राहुल, आप ये बताइए पहले, इंडेक्स को छूने में और कोई डायरेक्शनल कॉल लेने में इंटरेस्टेड हैं या नहीं, अवॉइड करेंगे, और स्टॉक स्पेसिफिक आपकी अप्रोच क्या है, क्या लॉन्ग क्या शॉर्ट लेंगे इस वक्त आप? जी नमस्कार वीरू जी और हर्षदा जी और पूरे पैनल को प्रणाम। देखिए निफ्टी में जरूर ग्राइंड चालू है, लेकिन ओवरऑल जो मार्केट का हेल्थ है वो यहाँ पर ज्यादा खराब होता हुआ नहीं दिखता है। मेरे हिसाब से 4 दिन का वीकेंड है, ये डेफिनेटली ट्रेडर्स के माइंड्स पर प्ले कर रहा है। और ओवरऑल मुझे लगता है कि जब तक हम 17,350 के नीचे क्लोजिंग नहीं देते, बाजार के अंदर कोई ऐसे घबराने की जरूरत नहीं। इनफैक्ट रिस्क रिवॉर्ड जो है लॉन्ग्स के लिए फेवरेबल है 17,500 के ऊपर। और मुझे लगता है कि रिजल्ट्स का एक हैंगओवर जरूर है वीकेंड पर, बट ओवरऑल मुझे लगता है कि अगर कोई ज्यादा नेगेटिव सरप्राइज नहीं हुआ तो बाजार यहाँ से चलना चाहिए। और ओवरऑल मुझे लगता है 17,800 18,000 के लेवल हमें नेक्स्ट वीक में देखने को मिल सकते हैं। स्टॉक्स में देखिए हमारा ध्यान यहाँ पर छोटे मझले बैंक्स पर है। मुझे लगता है कि बंधन बैंक में यहाँ पर ध्यान दिया जा सकता है। बंधन बैंक में लाइफ टाइम हाई ओपन इंटरेस्ट ट्रेड हो रहा है। स्टॉक ने 320 का एक ब्रेकआउट दिया है वीकली मंथली चार्ट्स पर, और मुझे लगता है कि यहाँ पर 350 से लेकर 370 तक के लेवल आपको इस सीरीज में देखने को मिल सकते हैं। बंधन बैंक में आप 350 के कॉल ऑप्शंस देख सकते हैं, तकरीबन 6 रुपया 20 पैसे के आसपास ट्रेड कर रहा है। इसे बाय करके चलिए, 3 रुपए का स्टॉप लॉस लगाया, और मुझे लगता है कि यहाँ पर आपको तकरीबन 12 से लेकर 18 रुपए तक के लेवल्स ऊपर में देखने को मिल सकते हैं। सो बंधन बैंक में कॉल बाय करने की राय रहेगी। अगर आप डिलीवरी में बाय करना चाहते हैं तो बंधन बैंक को 300 रुपए के स्टॉप लॉस से बाय किया जा सकता है। 370 और ऊपर के टारगेट्स रहेंगे पोजिशनल बेसिस पर, और या फिर कॉल ऑप्शन लेके इसमें मोमेंटम में पार्टिसिपेट किया जा सकता है। जी हाँ, दरअसल आप सोच रहे होंगे कि भाई कल बंधन बैंक आप इसी लेवल पे डिस्कशन कर रहे थे, चला नहीं, लेकिन याद रखिएगा राहुल ने इसकी 350 की कॉल ली है। हमारे पास टाइम वैल्यू काफ़ी है, कोई दिक्कत की बात नहीं है यहाँ पर। और इस स्टॉक में जो प्लेसमेंट है ना वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, और ये है लगभग 1 साल की स्लोपिंग डाउनवर्ड चैनल से बाहर निकल के आने की कोशिश। तो इट विल टेक टाइम, और जैसे कि ट्रंकेटेड वीक है और इसीलिए अगर आप देखें शायद वो ब्रेकआउट नहीं आ रहा है, लेकिन नज़र रखिएगा इस स्टॉक पे। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, यहाँ पे आप बैंकिंग का जरा ओआई देखिए, इट्स टोटल 1.4, और उसमें अगर आप देखें आज सबसे स्ट्रॉन्ग लॉन्ग ओएडिशन अगर कहीं कहीं पे हो रहे हैं तो उसमें याद रखिएगा एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक है, एसबीआई है, एक्सिस बैंक है, और साथ ही साथ अगर आप देखें तो आपका आईसीआईसीआई बैंक है, इंडसइंड बैंक। इनफैक्ट बैंकिंग में अगर आप देखें ओएडिशंस अच्छे हैं। अभी कुछ देर पहले एसबीआई अगर आप देखें डी हाई की ट्रैजेक्टरी में आके खड़ा हो गया था 522 पे, हालांकि अब थोड़ा सा बैकफुट पे आया है। मानस, गुड आफ्टरनून, आपका कन्विक्शन ट्रेड। गुड आफ्टरनून वीरेंद्र जी। तो देखिए निफ्टी की जहां तक बात है, निफ्टी का जो आज के पैटर्न है वो थोड़ा सा कॉशियस अप्रोच रखना बेहतर रहेगा, क्योंकि वीकली चार्ट आज लास्ट डे है वीक का, तो वीकली कैंडल कंप्लीट हो जाएगी। डेली चार्ट पे 20 डे मूविंग एवरेज के आसपास वापस आ गया है, तो ये कंफर्ट नहीं दे रहा है, तो इसलिए कॉशियस रहने की जरूरत है। मैं समझता हूँ कि बहुत अग्रेसिव होकर लॉन्ग पोजीशन नहीं लेके जाना चाहिए, और जहां पर वीकनेस लगे वहां पर आप शॉर्ट भी कर सकते हैं, लेकिन स्टिक स्टॉप लॉस के साथ। तो डेल्टा कॉप मेरा आज के लिए सेल रिकमेंडेशन रहेगा।
करंट लेवल्स पे आप डेल्टा कॉप में एक शॉर्ट कॉल ले सकते हैं क्योंकि स्टॉक अपने 20-डे मूविंग एवरेज के नीचे फिसल गया है। अब आप उम्मीद करिए कि यहाँ पर 298 तक के भाव देखने को मिल सकते हैं, इसलिए करंट लेवल्स पे आप डेल्टा कॉप में एक सेल कॉल ले सकते हैं जहां आपके स्टॉप लॉसेस 317 रुपए के रहेंगे और नीचे की तरफ 298 तक के टारगेट्स पॉसिबल है, जो कि स्टॉक का 50-डे मूविंग एवरेज है। ओके मानस तो हर्षदा इस बार हाथ धो के पीछे पड़ गए हैं, ये इनका शिष्य है। आई मीन ये गुरु दक्षिणा इनसे ली थी हमने डेल्टा पे और लगभग समझ लीजिए 210 पे। इस बार ये 3-4 दिन से मेहरबान है इस पे सेल साइड में। हर्षदा जी हाँ, इनफैक्ट मुझे तो लगा था, मुझे जब डेल्टा सुनाई दिया मुझे लगा मानस वो वीकेंड का कुछ गणित जोड़ रहे होंगे, लेकिन ये नंबर्स के बाद थोड़ी सी निराशा हाथ लगी और उसके बाद स्टॉक करेक्ट हो रहा है। शायद वही इस समय मानस भी फैक्टर इन कर रहे हैं। दूसरे जानकारों को भी जोड़ लेते हैं। राजेश सातपुते, गुड आफ्टरनून, बताइए क्या ट्रेड? गुड आफ्टरनून हर्षदा जी एंड गुड आफ्टरनून एवरीवन। हर्षदा जी देखिए, नजर तो है अपोलो हॉस्पिटल्स पे। वैसे 2 काउंटर्स मेरे रडार पे है, वैसे एक ओएनजीसी जिसका ऑलरेडी जिक्र किया, अभी भी मैं लॉन्ग उस पे होल्ड करने की सलाह दूंगा, लेकिन कुछ नया जोड़ना है तो अपोलो हॉस्पिटल पे नजर है। तो आई थिंक सुबह रचना जी ने इस पे कॉल दिया था, तो मैं इसी कॉल को राइड करूंगा। देखिए यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट अच्छे से बिल्ड हो रहा है और सबसे बड़ी बात है ये अपने लेवल्स को रिस्पेक्ट कर रहा है और वो लेवल है 4700, तो ये लॉन्ग साइड का ट्रेड ही रहेगा। लेकिन एक लेवल में यहाँ पे जिक्र करूंगा 4750 इन फ्यूचर। जैसे ही 4750 के ऊपर चला जाएगा यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग तेज होगी और सुबह से काउंटर में स्ट्रेंथ है, तो अपोलो हॉस्पिटल बाय साइड का ट्रेड रहेगा। 4700 का मेरा स्टॉप लॉस रहेगा, 4800 का प्रोबेबली स्विंग का टारगेट है, लेकिन मेरा जो पोजिशनल टारगेट है वो है 4870 का। सो अपोलो हॉस्पिटल इज अ बाय। और इसका डिस्क्लोजर ये है कि क्लाइंट के साथ ये कॉल हमने साझा किया है ऑप्शंस के जरिए और पर्सनल पोजीशन मेरी यहाँ पे कोई नहीं है। ओके, तो ये फिलहाल अपोलो हॉस्पिटल्स। वैसे 4800 4870 के टारगेट्स आ रहे हैं। एक अपॉर्चुनिटी यहाँ पर तेजी की और आज दिग्गजों में इस काउंटर में खरीदारी हुई भी है। अजीत मिश्रा, गुड आफ्टरनून, बताइए आप क्या पिक कर रहे हैं इस घंटे के लिए? गुड आफ्टरनून हर्षदा, गुड आफ्टरनून वीरेंद्र और बाकी सभी पैनलिस्ट को भी गुड आफ्टरनून। सो बेसिकली देखिए, यहाँ पे स्टॉक स्पेसिफिक की बायस रखने में समझदारी है और जिस तरीके से अभी स्ट्रेंथ बनी हुई है वोल्टास में, डेफिनेटली ये कैंडिडेट है जहाँ पे कि आपको आने वाले दिनों में काफी स्ट्रॉन्ग ट्रैक्शन देखने को मिलेगा। एक काफी अच्छे कंसोलिडेशन के बाद हर्षदा एक ब्रेकआउट आया है, वहां पे अब दोबारा से एक नेकलाइन एरिया को टेस्ट करते हुए ये एक बाइंग पिवट को फॉर्म कर रहा है। तो मुझे लगता है एक छोटा सा स्टॉप लॉस रहेगा करीब 1280 का। यहाँ पे आप इसको लॉन्ग करेंगे करीब 1360 के इमीडिएट स्टॉप टारगेट के लिए। वोल्टास 1308 याद रखिएगा, एक्सटेंडेड वीकेंड है लेकिन गर्मियाँ पुरजोर तरीके से पड़ रही हैं, स्पेशली आफ्टरनून्स क्वाइट हॉट। हर वोल्टास को उसका पूरा इंपैक्ट पड़ता हुआ 1308 का सर यहाँ पे इट्स बाय कॉल। लेकिन एक स्टॉक मत छोड़िएगा, आपकी स्क्रीन पे लेके आ रहा हूँ, दैट इज प्राज इंडस्ट्रीज 42720। और मानस इट्स ए टिपिकल आई थिंक फ्लैग, और इस फ्लैग का अगर आप देखें कहीं ना कहीं आपको प्रोजेक्शन लेना पड़ेगा 17 नवंबर 2020 से, यानी नवंबर 2020 से। मेरी स्क्रीन पे इस वक्त प्राइस है 427.85। क्या कहते हैं, डिलीवरी बेस्ड काम करने के लिए, और ये बेहतरीन तरीके से इस मंच पे काफ़ी डिस्कस किया भी है। नाउ इट्स 428.45। क्या लग रहा है, आई मीन 430 के ऊपर क्लोजिंग कहाँ तक ले आ सकते हैं इस स्टॉक को? जस्ट मैं मार्क कर रहा हूँ ये स्टॉक आपकी स्क्रीन पे। तो देखिए, सबसे पहले तो 448 के टारगेट सेट करेंगे, वहां तक की रैली आपको देखने को मिल सकती है। करंट लेवल्स पे खरीदारी करिए 414 के स्टॉप लॉस के साथ। लेकिन इस बार के चांसेस ज्यादा है कि 448 के लेवल्स को ब्रेक करके 457 की तरफ स्टॉक जाएगा, तो वो आप बिल्कुल शॉर्ट टर्म के लिए टारगेट सेट कर सकते हैं। एक चीज और मेंशन करूंगा कि लॉन्ग टर्म चार्ट पे, मंथली चार्ट पे जो एक ब्रेकआउट हमें देखने को मिला है, उसके जो टारगेट है वो काफी बड़े आते हैं। 525 रुपए तक के टारगेट आने वाले 3 से 4 मंथ में प्राज में देखने को मिल सकते हैं। तो अगर ये इन्वेस्टमेंट है तो बिल्कुल बने रहिए, टारगेट बड़े सेट करिए, करीब करीब 525 रुपए के। 525 का टारगेट यहां पर लेकर चले और एक महीने में 16% तक के रिटर्न्स दिखाए हैं इस काउंटर ने। और एथेनॉल प्ले में दरअसल इनका बिजनेस अच्छा खासा ग्रो होता हुआ दिखाई देगा, जो कंपनियों को दरअसल वो एथेनॉल प्लांट्स, मशीनरी सेट करने में कंपनी के हाथ कई सारे ऑर्डर्स लगते हैं। 7% ऊपर फिलहाल। गावा साहब के पास चलते हैं और वो बताएंगे आपको इस घंटे का ट्रेड क्या है। गावा साहब, गुड आफ्टरनून। वेल, स्टॉक जो मैंने चुना है इस वक्त वो है रामको सीमेंट। इसमें अपूर्ण नजर आता है, लगता है कि 800 का एक स्टॉप लगाकर चलें और अपसाइड करीब 820 पॉसिबल है। इसमें शॉर्ट कवरिंग नजर आती है रामको सीमेंट। रामको सीमेंट्स 808 पे आप देखें आपका बाय है, तो ट्रेड्स पूरे हो गए हैं,
लेकिन मैं एक दो स्टॉक्स और मार्क करना चाहूँगा। देखिए प्राज में काफ़ी अच्छा खासा मूव आया। मेरे स्क्रीन पे कुछ और पेपर स्टॉक्स को देखिए आप, जिनमें काफ़ी देखिए एक तो प्राज के साथ इंडिया ग्लाइकोस चलता है, इट्स अ कॉम्बिनेशन कॉम्बो है, दोनों स्टॉक्स डे हाई पर हैं। लेट्स ब्रिंग जेके पेपर डे हाई पर, दिन के सर्वोच्च स्तरों पर, और मैं इसका जिक्र इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि दोनों ही स्टॉक्स, प्राज ने भी प्राज 431 हो गया। राहुल जी एक बार जरा जेके पेपर को देखेंगे आप, ये भी उसका कॉपी ही है टेक्निकली, बट आई थिंक 344-45 के ऊपर इसका प्राइस पोजीशन क्या होगा? जी हाँ, देखिए स्टॉक ने बहुत ही बेहतरीन मूव दिखाया था मार्च के महीने में, और अब यहाँ पर एक ब्रीदर लेने के बाद स्टॉक अपना जो अपवर्ड मोमेंटम है कंटिन्यू होता हुआ दिख रहा है। मेरे हिसाब से यहाँ पर 350 का एक साइकोलॉजिकल लेवल अप्रोच होता हुआ दिख रहा है। 350 जैसे निकलता है तो आई थिंक एक नया ट्रैजेक्टरी ओपन अप होगा, जहाँ पे 380 तक के लेवल आपको जेके पेपर में देखने को मिल सकते हैं। तो मोमेंटम जो है काफी फेवर में, RSI अभी भी 70 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। मेरे हिसाब से इस मोमेंटम में आप 330 का स्टॉप लॉस लगाकर लॉन्ग में बने रह सकते हैं। 350 पे एक माइनर हर्डल जरूर है, लेकिन 350 अगर निकलेगा तो मेरा मानना है कि 380 तक के लेवल आपको जेके पेपर में देखने को मिल सकते हैं। जी हाँ, देखिए बाजार थोड़ा सा ना थीम से फोकस कर रहा है। अभी जब अजीत जी ने ट्रेड दिया वोल्टास डे हाई पे था, एंड आपका हेवल्स भी डे हाई पर आ गया। और याद रखिएगा हेवल्स का टेक्निकल सेटअप बहुत एग्रेसिव है। तो देखिए कितना हो गया आपका, अगर आप देखें इथेनॉल स्टोरी हो गई, प्राज इंडस्ट्रीज डे हाई पर, इंडिया ग्लाइकोस डे हाई पर है। देन यू हैव पेपर जेके पेपर एट डे हाई, और पेपर स्टॉक्स हैं लेकिन मैं उनको नहीं छू रहा हूँ इसलिए क्योंकि उनका टेक्निकल पैटर्न उतना स्ट्रांग नहीं है। और फिर आगे आपका अगर आप देखिए तो कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में, वाइट गुड सेगमेंट में अगर आप देखेंगे दो स्टॉक्स वोल्टास एट डे हाई। हेवल्स का एक टेक चेक लेते हैं। राजेश सतपुते जी, हेवल्स ये बहुत ही अगर आप देखें एक बेहतरीन कंसोलिडेशन के मोड में है, बिटवीन आई थिंक 1243 से लेकर अगर आप देखें करीब 1280 के बीच में कंसोलिडेट करता हुआ ये। इसके ब्रेकआउट की कितनी एक्सपेक्टेशन लग रही है आपको? वीरेंद्र जी देखिए चार्ट तो बेहतरीन है यहाँ पे, लेकिन अगर आप यहाँ पे यार डेली चार्ट देखते हो तो एक कंसोलिडेशन दिखता है 1250 से लेके 1300। तो अभी जो स्विंग मिल रहा है 1275 के आसपास, तो इसका जो पहला पड़ाव होगा वो रहेगा 1300, और जो बड़ा ब्रेकआउट अगर किसी को प्ले करना है तो वो 1300 के बाद ही होगा, और इन दैट केस इसका टारगेट बनता है कम से कम 1350 का। तो स्ट्रक्चर जो है वो पॉजिटिव है। अगर लॉन्ग इनिशिएट करना है इवन एट दिस लेवल, एक छोटा स्टॉप लॉस रखे आप 1265 का, और टारगेट रहेगा पहला 1300 निकल गया तो उसके बाद आप स्टॉप लॉस को ड्रिल करें, काउंटर अच्छा है। ओके, तो पहले 1300 के टारगेट के लिए एक अप्रोच हेवल्स में रखें। मोमेंटम ट्रेड ये भी निकल कर आ रहा है, देखिए आपकी स्क्रीन पर करीब 19-20 रुपए तक की बढ़त देखने को मिली है। इस घंटे में देख रही थी कि इन स्टॉक्स में थोड़ा थोड़ा करके एक्शन अब जोर पकड़ रहा है। तो कुछ जो मंदी के ट्रेड सुबह से बने हुए थे, चाहे वो एक्सिस हो, आपका कोटक हो, वहां पर कुछ पोजीशंस निचले लेवल से इंप्रूव होती हुई दिखाई दे रही हैं, लेकिन अभी भी ये हल्के से नेगेटिव टेरिटरी में काउंटर्स है। 796 पर आपको एक्सिस दिखाई देगा, कोटक 1795 के आसपास तक के ट्रेड्स पर होगा, और इंडसइंड बैंक 789 के लेवल्स पर है। तो ये इन काउंटर्स पर नजरें हैं, और इन काउंटर्स की हमने चर्चा खूब की थी कल भी और आज सुबह भी। इस पर अजीत मैं आपकी राय लेना चाहूंगी। एक्सिस हो, कोटक हो, कोई ऐसा इंडिकेशन कि आप आज ट्रेड लेकर जाना चाहें, या फिर अगर कोई ट्रेड बनेगा तेजी की तरफ वो मंडे को ही लिया जाए? देखिए हर्षदा, वीकेंड पे एचडीएफसी बैंक के रिजल्ट्स हैं ऑब्वियसली, तो वो एक ट्रिगर जरूर रहेगा हमारे लिए बैंकिंग पैक के लिए। और बैंकिंग ही बेसिकली एक ऐसा अभी पैक है जहां पे की उम्मीद ये है कि उसकी वजह से शायद हम अपना जो 20 डेज का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो निफ्टी का है वो होल्ड कर पाएंगे। आज भी अटेम्प्ट हुआ 38,000 को, बट क्योंकि वीकली एक्सपायरी है तो शायद इसकी वजह से प्रेशर आया। बट मुझे लगता है कि एक्सिस बैंक विद इन द बैंकिंग पैक काफी कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्गर पोजीशन में है। अगर आप एक टॉप से लास्ट दो टॉप्स को, ट्रेंड लाइन को ज्वाइन करेंगे तो आपको दिखेगा कि एक ब्रेकआउट ऑलरेडी आ चुका है। आज का सेशन पॉज का है, मेरे हिसाब से 780 के एक पोजिशनल स्टॉप लॉस के साथ आपको 830 से लेकर 840 तक के लेवल्स के लिए डेफिनेटली एक बार कंसिडर करना चाहिए इन अ कैश सेगमेंट। एक्सिस बैंक अगर आप देखें आपको इम्प्रेस करता हुआ और डे हाई पर, यही मानिए बिल्कुल अजीत की बात जो है ना वो सटीक है। अगर आप देखें ठीक है स्टॉक बैकफुट पे आज, बट इंडसइंड बैंक की और इसकी प्लेसमेंट तो देखिए बेहद ही शानदार है, बेहद शानदार है। लेकिन इस बीच आप जरा हेवल्स को देखिए, अभी ये बात करी हमने, राजेश जी ने टिप्पणी करी, और टिप्पणी करते करते स्टॉक जो है वो 1270 से अगर आप देखें 1280 के जोन में अब ऑलमोस्ट आने की कोशिश। ये देखिए
ये जो अभी डिस्कशन हुआ उसके बाद अगर आप देखें कि मार्क है ना, वोल्टास एंड हेवल्स दोनों डे हाई पर हैं। अच्छा, मीनवाइल कुछ और चीज़ें हो रही हैं जिस पर आपको बताओ ट्रेडर नज़र रखनी चाहिए, और वो क्या है? राहुल जी, जरा एक बार सन फार्मा को देखिए। आई मीन द स्ट्रॉन्गेस्ट स्टेबल चार्ट इन एंटायर फार्मा स्पेस, उसमें कोई रानी की सन फार्मा है। और स्पेशली इसका जो रनअप है ना, अक्टूबर महीने के बाद से जब ये मार्केट की पूरी टर्बुलेंस शुरू हुई, वो इतना स्मूथ एंड स्टडी है कि पूछिए मत। मैं ये प्रश्न इस वक्त इसलिए कर रहा हूं कि ये अपने करियर का सबसे चैलेंजिंग फेज अब जा रहा है छूने के लिए। आपको याद होगा जून 2015 नहीं, जून नहीं, इनफैक्ट दिसंबर 2014 से लेकर जून 2015 के बीच में इसका एक ऑल टाइम हाई क्रिएट हुआ था, क्लोजर टू 1200। अब ये उस क्लस्टर में जा चुका है। आपकी अप्रोच क्या होगी इस स्टॉक को लेकर इस वक्त? जी देखिए, यहाँ पर सन फार्मा में अगर मैं जो एक पूरा का पूरा जो राउंडिंग बॉटम जैसा है जो बना है, मेरे हिसाब से इसका जो एक तरह से पैटर्न फॉर्मेशन है वो पूरा कंप्लीट होगा तकरीबन 1100 के आसपास। लेकिन मेरा मानना है जैसे ये 4 डिजिट में एंटर करता है, थोड़ा डेफिनेटली यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग का प्रेशर जरूर रहेगा। इनफैक्ट अभी स्टॉक के अंदर कोई भी स्लो डाउन के या फिर कोई ऐसा कोई इंडिकेशन नहीं है, तो मेरे हिसाब से लॉन्ग में बने रह सकते हैं। 900 का एक तरह से स्टॉक ने बेस बनाया और मुझे लगता है 1000 रुपए तक के लेवल स्टॉक तैयार है। तो आई थिंक इन द शॉर्ट टर्म 1000 रुपीज तक का टारगेट हम एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं, और ओवरऑल अगर हम इसे 2 से 3 महीने रखें तो शायद 1100 रुपए तक का भी लेवल यहाँ पर आता हुआ दिखे। लेकिन क्योंकि ये स्टॉक ने काफी एक तरह से बढ़िया बेहतरीन मूव देखा है बिना किसी मेजर करेक्शन के, तो 1000 रुपए के ऊपर थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग, एटलीस्ट 50% प्रॉफिट बुकिंग की यहाँ पर मैं राय दूंगा। और मुझे लगता है कि ओवरऑल ये जो पूरा पैटर्न है तकरीबन 1000 और 1100 के रेंज में पूरा पीक आउट होना चाहिए। तो ये फिलहाल आपके लिए सन फार्मा पर व्यू 1000 के आसपास पीक आउट होगा, तो आप प्रॉफिट बुक करने के लिए तैयार रहिएगा। इस बीच कोल इंडिया आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। दरअसल खबर ये आ रही है कि सरकार जनरेटिंग कंपनियों से आग्रह कर रहा है कि इंपोर्टेड कोल को तकरीबन 10% तक की को ब्लेंड किया जाए। सभी पावर जनरेटिंग कंपनीज को भी कहा है कि 25% कोल लिंकेज का टोल अप होना चाहिए उनके हाथ में। तो ये फिलहाल आपके लिए एक अपडेट आता हुआ। 10% तक के कोल इंपोर्ट करें, राज्य ऊर्जा मंत्री ने दरअसल ये अपील की है, और कोल ब्लेंडिंग करनी चाहिए कम से कम 10% तक की। ये फिलहाल एक अपडेट आता हुआ। तो कोल इंडिया पर नजरें रखें, क्या ये एक इंडिकेशन है कि आगे चल के कोयले की थोड़ी सी शॉर्टेज हो सकती है जो प्रोडक्शन भारत में हो रहा है। याद रखिएगा बीते हफ्ते ही हम पावर कंपनियों की बात कर रहे थे और ग्लोबली थोड़ी बहुत शॉर्टेज बीच में उभर कर आई थी, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में जो फ्लड्स आए थे उससे कोयले पर काफी इंपैक्ट, कोयले के प्रोडक्शन पर काफी ज्यादा इंपैक्ट पड़ा था। तो कोयले के दाम इसीलिए आसमान छू रहे थे ग्लोबल मार्केट्स में। लेकिन 186-87 के आसपास है ये ट्रेड। राजेश सातपुते, कोल इंडिया क्या व्यूज है? ये एक आउट परफॉर्मर रहा है और उसके बाद ये थोड़ा सा साइडवेज जाने लगा, स्पेशली अप्रैल ऑनवर्ड्स। मार्च के महीने में अच्छी तेजी इसमें बनी थी। अब क्या अगला लेवल रहेगा सपोर्ट के लिहाज से, और ऊपर क्या दिख रहा है? हर्षद जी देखिए, सपोर्ट यहीं पे है 185 187, यही क्लस्टर है। इनफैक्ट टू बी वेरी प्रिसाइज अगर आप चाहिए तो 187 ये इसका 20 DMA है। लेकिन हर्षद जी अगर आप डेली चार्ट देखते तो पिछले हफ्ते इसमें एक ब्रेकआउट मिला था, और वो ब्रेकआउट का लेवल था 194 के बाद यहाँ पे फ्लैग का ब्रेकआउट आया था, तो यहाँ पे लॉन्ग बिल्टअप हुआ था और उसके बाद यहाँ पे रिवर्सल हुआ। तो यहाँ पे हुआ यह है कि यहाँ पे बुल ट्रैप सिचुएशन है। तो मेरे हिसाब से अगर ये 187 का लेवल, चार्ट वीक है, 187 का लेवल टूटता है तो प्रोबेबली एक सेलिंग प्रेशर माउंट हो सकता है। इन दैट केस ये 178 180 के ट्रेजेक्टरी को टेस्ट करेगा। तो चार्ट पे ऐसा कोई प्रॉमिसिंग व्यू नहीं दिखता। इनफैक्ट मुझे लगता है अगर उछाल में 194 का लेवल मिलेगा तो फिर से प्रेशर ही आएगा। तो यहाँ पे लॉन्ग थोड़ा संभाल के होगा। लॉन्ग थोड़ा सा अगर आप देखें कॉशियसली अटेम्प्ट कीजिएगा यहाँ पे, और 186.90 पे याद रखिएगा। अभी इसने का अटैम्प्ट किया था 200 का, लेकिन सक्सीड नहीं कर पाया, और एक बड़ा कारण था कि यहाँ पर इसकी 200 की कॉल में याद रखिएगा मैक्सिमम आउटस्टैंडिंग वाई है। वो जोन वाकई एक ट्रबल जोन है इस स्टॉक के लिए। लेकिन अब हम थोड़ा विषय बदलते हैं। देखिए वीकेंड पे जा रहे हैं हम, एक्सटेंडेड वीकेंड है। कई लोगों को अगर आप देखें घूमने का मौका मिलेगा, होटल्स मशरूफ रहेंगे, लेकिन कईयों को नहीं। कई अगर आप देखें शहर पे ही अपना समय बिताएंगे, और ऐसे में मल्टीप्लेक्सेस
खासा चर्चा में है। एक बार जरा पीवीआर का स्टॉक लेके आइए, और वजह और भी है। देखिए पीवीआर अपने करियर की हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी पे ट्रेड कर रहा है, लेकिन हम ये आज डिस्कशन क्यों कर रहे हैं? दरअसल कल एक और मेगा रिलीज है, और वो है केजीएफ चैप्टर 2। और यकीन मानिए इसकी जो 2018 के जो फर्स्ट जो था मूवी, आई मीन चैप्टर 1 था, जो इतना सक्सेसफुल था कि पूछिए मत। गजब के अगर आप देखें नंबर्स। और अभी जो मेरे पास एडवांस बुकिंग के प्रोविजनल फिगर्स हैं, मतलब ये थोड़े से अगर आप देखें डाइवर्ट कर सकते हैं, लगभग 21 करोड़ रुपए की एडवांस बुकिंग हो चुकी है फॉर द फर्स्ट डे। और स्पॉट बुकिंग तो खैर जो होगी सो होगी, लेकिन वाकई इसे कहते हैं ना, आई मीन एक बाढ़ आ गई है अगर आप देखें कहीं ना कहीं बॉलीवुड के लिए। और ये सभी अगर आप देखें मल्टीप्लेक्स शेयरों को एक ट्रिगर देती हुई, इसी बातचीत करने के लिए। और देखिए इसका अर्निंग्स पे इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, Q4 अर्निंग्स पे और Q1 अर्निंग्स पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, बात करते हैं हम। करण हमारे साथ मौजूद हैं। करण, वाकई अगर आप देखिए इससे सुनामी जिसे कहते हैं ना, आई मीन बहुत डिजास्टर्स रहा पिछले 2 साल, लेकिन सडनली यू हैव कश्मीर फाइल्स, देन अगर आप देखें RRR, और अब केजीएफ से अगर आप देखें बहुत स्ट्रॉन्ग बुकिंग्स के नंबर आ रहे हैं। आपको पहले बताइए कि केजीएफ से उम्मीदें क्या हैं, और ये कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर सकती है, क्योंकि मल्टीपल लैंग्वेजेस में है ये। तो बहुत सही बोला आपने। आई थिंक ये एक बहुत ही ज्यादा रिवेंज कंजम्पशन का ट्रेंड देखता आ रहा है कि 2 साल से लोग जो सिनेमा नहीं गए हैं, अब वो फ्रीक्वेंसी बहुत ही ज्यादा बढ़ रही है। एक्सपेक्टेशंस की अगर हम बात करें तो ये फिल्म की एक्सपेक्टेशंस बहुत ही ज्यादा है। इसका जो ओपनिंग है वो ब्लॉकबस्टर ओपनिंग रहेगा। अगर हम ओपनिंग की बात करें, हिस्टोरिक डे 1 की RRR ने 130 करोड़ कलेक्शन किया था, बाहुबली का कलेक्शन कुछ 120 करोड़ के आसपास था। तो ये मूवी की जो ओपनिंग डे की नंबर्स की बात कर रहे हैं अक्रॉस रीजन्स, हिंदी और सारे दूसरे रीजनल सर्किट्स मिला के कुछ 100 करोड़ की ओपनिंग की एक्सपेक्टेशन है। तो मेरे ख्याल से अगर ये ओपनिंग आती है तो ये 3rd लार्जेस्ट ओपनिंग होगी कोई भी मूवी के लिए। एंड आगे चल के जो पाइपलाइन की अगर हम बात करें वो भी बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है, क्योंकि केजीएफ चैप्टर 1 जो मूवी आई थी वो पिक्चर ने 200 करोड़ की कलेक्शन की थी, लेकिन ये पिक्चर से एक्सपेक्टेशन है कि इसकी जो नेट कलेक्शन होगी डोमेस्टिक बॉक्स ऑफिस की वो तकरीबन 650 करोड़ की होगी, और वो भी RRR को ऑलमोस्ट क्लोजली ब्रीच करेगी। तो मेरे ख्याल से सिनेमा स्टॉक्स के लिए ये बहुत ही अच्छा टाइम है, बिकॉज ऑक्यूपेंसीज बहुत ही ज्यादा हाई हो जाएगी। और कश्मीर फाइल्स, RRR, KGF, आई थिंक ये हैट्रिक हो गया है लास्ट 1 मंथ में कि 3 बहुत बड़ी पिक्चर आई है। अच्छा, मान लीजिए अब मान लीजिए मैं पीवीआर के इन्वेस्टर हूँ, मैं जानना चाहता हूँ कि इन 3 रिलीजेस का, और जिस प्रकार की बहुत स्ट्रॉन्ग अगर आप देखें तो यहाँ पे मूवी रिलीजेस लाइंड अप हैं अप्रैल के लिए, मतलब क्या होगा? देखिए जनवरी फरवरी आपका कहीं ना कहीं कोविड रिस्ट्रिक्शंस के बीच में निकला है, एंड सडनली यू हैव अ फैंटास्टिक मार्च। इसका एग्जैक्टली मार्च जो लास्ट क्वार्टर है उसका अर्निंग्स पे कितना इम्पैक्ट पड़ेगा, टॉप लाइन में कितना सब्सटेंशियल जब देखते हैं, और जो एवरेज टिकट प्राइस है वो क्या मार्च के अंत तक आते आते या फिर अप्रैल फर्स्ट वीक में क्या सब्सटेंशियली इंप्रूव हुआ है क्या या नहीं? राइट, तो अगर हम बॉक्स ऑफिस नंबर्स की बात करें, तकरीबन 50 से 55% बॉक्स ऑफिस रेवेन्यू ये दोनों सिनेमा चेन्स का टिकट प्राइसेस और फुटफॉल से आता है। तो ये जो 55% रेवेन्यू है, आई थिंक इसमें अगर हम जैन फेब की बात करें तो बहुत ही ज्यादा डिक्लाइन था बिकॉज मूवी आई नहीं थी। लेकिन अगर हम मार्च 22 की बात करें, मार्च 22 में 25 से 30% की ग्रोथ थी, नॉट एज कंपेयर टू मार्च 20, बिकॉज मार्च 20 में तो पैंडेमिक आ ही चुका था। हम मार्च 19 की बात कर रहे हैं जो प्रॉपर प्री कोविड लेवल्स है। अगर हम मार्च 20 से कंपेयर करेंगे तो ग्रोथ और भी ज्यादा हाई हो जाएगी, तकरीबन 7 से 70% के बीच में हो जाएगी। लेकिन अगर हम मार्च 19 से कंपेयर करें तो 25 से 30% की ग्रोथ है। और आगे चल के अगर हम बात करें अप्रैल में जून की, तो हमारे एस्टिमेट्स ये कह रहे हैं कि जो भी मूवी पाइपलाइन आने वाली है हिंदी जॉनर में स्पेसिफिकली, वहां पे हमको 50 से 60% का ग्रोथ दिखने मिल सकता है। तो मेरे ख्याल से इसका ये नंबर का जो इम्प्लीकेशन है कि अगले क्वार्टर के लिए बॉक्स ऑफिस रेवेन्यू 50% तो ग्रो करेगी ही करेगी एज कम्पेयर टू प्री पैंडेमिक लेवल्स। और उसके हिसाब से जो दूसरी चीजें हैं, आपकी F&B रेवेन्यू वो भी ग्रो करेगी, बिकॉज F&B रेवेन्यू फुटफॉल से रिलेटेड होता है। और तो आई थिंक 50% का रेवेन्यू ग्रोथ अगले क्वार्टर हम पकड़ सकते हैं, जो अप्रैल में जून क्वार्टर है। दूसरा आपका जो सवाल है टिकट प्राइस पे, मेरे ख्याल से टिकट प्राइस में बहुत ही ज्यादा उछाल आया था अक्टूबर नवंबर दिसंबर क्वार्टर में, कुछ 25 से 26% का उछाल आया था एज कम्पेयर टू प्री कोविड।
अगर हम ये क्वार्टर की बात करें तो थोड़ा टिकट प्राइसेस थोड़े रैशनलाइज हो गए हैं, बिकॉज जो उछाल जो आया था अक्टूबर नवंबर में वो स्पाइडरमैन की वजह से आया था, और स्पाइडरमैन एक बहुत ही प्रीमियम कंटेंट है, वहाँ पे 3D 4D के जो टिकट्स होते हैं उनके प्राइसेस बहुत ही ज्यादा हाई होते हैं। तो अब आई थिंक बिकॉज हिंदी कंटेंट आ गया है, RR आ गया है, रीजनल कंटेंट आ रहा है, तो आई थिंक टिकट प्राइसेस थोड़ा ग्रोथ उसमें कम हो जाएगा। बट ये कम होने के बावजूद आई थिंक ये टिकट प्राइसेस 10 से 12% हायर रहेंगे प्री पैंडेमिक लेवल से, और आई थिंक ये ट्रेंड यहाँ से अभी सस्टेन होता रहेगा अनलेस कि कोई बड़ा हॉलीवुड ब्लॉकबस्टर नहीं आता है एज स्पाइडरमैन, क्योंकि स्पाइडरमैन ने 200 करोड़ कलेक्शन किया था, और 200 करोड़ का कलेक्शन अगर एक इंग्लिश फिल्म करती है तो जनरली ये जो चीज होती है 3 या 4 साल में एक बार वाली चीज है, हर साल वाली चीज नहीं है। तो अगर कोई बड़ी पिक्चर हॉलीवुड की आती है जो 200-300 करोड़ कलेक्शन करती है, तो ही ये देख सकते हैं कि टिकट प्राइसेस ज्यादा पड़ सकता है, नहीं तो मेरे हिसाब से सस्टेनेबल बेसिस पे 10 से 12% ग्रोथ टिकट प्राइस पे हम ले सकते हैं। करण, मैं आपसे अब ये समझना चाहूंगी कि एक तो PVR आइनॉक्स ने मर्जर अनाउंस कर दिया है, और ये मर्जर ऑफ कोर्स आइनॉक्स के शेयर धारकों के पक्ष में है, तो अगर ये पूरे मूवी ट्रेंड जो रिवेंज व्यूइंग देखने को मिल रही है मूवीज की, ट्रेड लेना है तो क्या आप सलाह क्या दे रहे हैं इवेंचुअली? क्योंकि आइनॉक्स PVR में मिल जाएगा, PVR का शेयर ले या फिर आइनॉक्स का आप खरीदे, क्योंकि जब भी वो ड्यू डेट होगी ऑफ कोर्स आपको 10 शेयरों के सामने 3 PVR के मिलेंगे। तो मेरे ख्याल से अगर हम बात करें तो करंट जो वैल्यूएशन है उसके हिसाब से आई थिंक आइनॉक्स एक बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव बेट है। दोनों ही स्टॉक्स पे हमारा बाय रिकमेंडेशन है, लेकिन अगर हम पोटेंशियल अपसाइड की बात करें तो आइनॉक्स में तकरीबन 35 से 40% अपसाइड है, जबकि PVR में सिर्फ 20 से 25% का अपसाइड बनता है। आइनॉक्स में जो डेल्टा है वो बड़ा है बिकॉज इसके 2 रीजंस है। एक तो कि आइनॉक्स में सिनर्जीज बहुत हो जाएंगी, जो एडवर्टाइजमेंट रेवेन्यू, कन्वीनियंस रेवेन्यू जो बेसिकली एबिटा पे फ्लो होती है, जो हाईली प्रॉफिटेबल सेगमेंट है, वहां पे आइनॉक्स का जो कैचअप है PVR के अगेंस्ट वो बेसिकली ऑन पार हो जाएगा। और दूसरी चीज ये है कि आई थिंक जो ओवरऑल एंटिटी होगी उसकी बहुत ही ज्यादा हाई रीरेटिंग हो जाएगी मल्टीपल के हिसाब से। और करंट नंबर्स की अगर हम बात करें तो आइनॉक्स जनरली 15 से 20% डिस्काउंट पे ट्रेड करता है एज कम्पेयर टू PVR, तो जो री रेटिंग का जो डेल्टा है वो भी आइनॉक्स पे ज्यादा दिखेगा। तो मेरे ख्याल से सिनर्जीज और ये जो री रेटिंग डेल्टा है, ये 2 चीजों की वजह से आइनॉक्स में पोटेंशियल अपसाइड ज्यादा बनता है अगर ये मर्जर आगे होता है तो। आप अगर क्यों बोल रहे हैं कि आपको लग रहा है कि CCI का थोड़ा बहुत अड़ंगा कुछ सेक्टर्स में रहेगा? मतलब वो कुछ कह नहीं सकते, बट अगर अब ऑन पेपर की बात करें तो कंपनीज ने क्लैरिफिकेशन दे दिया है कि उनकी जो FY21 का रेवेन्यूज है वो 1000 करोड़ के नीचे है, तो CCI का इंटरवेंशन नहीं होना चाहिए। बट आगे चल के क्या होता है वो हम कुछ कह नहीं सकते, बट अगर ये मर्जर होएगा तो इट इज बहुत ही बड़ा ट्रिगर है डेफिनेटली इंडस्ट्री के लिए। बड़ा ट्रिगर तो डेफिनेटली है, पर ऐसे में सवाल फिर फाइनली यही होता है कि निवेशकों को करना क्या है, PVR लेना है कि आइनॉक्स लेना है? तो समय करण ने साफ कह दिया। देखिए जिस तरह से एक लाइन लगी हुई है आगे क्वालिटी फिल्मों की, जो अब तक का रिस्पॉन्स है, अगर आपने एक डेल्टा प्ले के लिए कोई ट्रेड लेना है तो वो आइनॉक्स होगा, क्योंकि वहां पर एक 40 to 50% अपसाइड की गुंजाइश है। बहुत बहुत शुक्रिया करण, एंड हैव अ गुड वीकेंड। वैसे मैं आपको बता दूं, हमारे एक राजेश सातपुते हैं जिन्होंने पिछले 15 दिनों में 3 फिल्में तो निपटा डाली। अब उन्हीं से पूछ लेते हैं कि KGF देखने का इरादा है या नहीं। थैंक्स फॉर टेकिंग टाइम आउट करण। सातपुते जी बताइए, इसकी टिकट बुक हो गई? हर्षदा जी, बिलीव मी, 2 साल में बिल्कुल मूवी नहीं देखा था, और शुरुआत हुई कश्मीर फाइल से, और वहां से जो मूवी चालू हो गई वो चालू ही है, और KGF का बुकिंग भी हो गया है, सैटरडे जा रहे हैं। चलिए, वेरी गुड। तो ये फिलहाल प्लान बन गया है। अब राजेश सातपुते एक रिव्यू भी हमारे साथ शेयर करेंगे कि देखनी है या नहीं देखनी है। अब जोड़ लेते हैं आशीष महेश्वरी को। आशीष महेश्वरी, क्योंकि हम ये फिल्मों की ही चर्चा कर रहे थे, आपका कोई खास प्लान ये फिल्म देखने का, या फिर ज्यादा शेयर में मौका दिख रहा है आपको? ये फिल्म भी देखने का बिल्कुल अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये KGF 1 भी आई डोंट नो कितने लोगों ने देखा, पर वो भी बहुत बेहतरीन एक्शन मूवी थी। तो जो एक्शन लवर्स हैं उनके लिए तो बिल्कुल संजय दत्त और विक्रम जो है तो मेरे ख्याल से आइकन स्टार्स है, तो बिल्कुल देखने जाना चाहिए। और जहाँ तक स्टॉक की बात है तो मैं भी इनफैक्ट आइनॉक्स के साथ ही जाना चाहूंगा। मुझे लगता है कि सबसे पहली बात तो ये जो मर्जर जैसा बात कर रहे थे वो रेशो बिल्कुल आइनॉक्स के फेवर में ही रहा है,
और मेरा मानना है आइनॉक्स की जो बैलेंस शीट है वो कहीं ज्यादा स्ट्रेंथ है उस बैलेंस शीट में कंपेयर टू पीवीआर के। और जो फुटफॉल अभी मॉल्स में आप जाके देखिए तो सबसे ज्यादा फुटफॉल आपको फूड कोर्ट और सिनेमा में ही देखने को मिल रहा है, और जिसका बिल्कुल बेनिफिट इन कंपनीज को मिलने वाला है। और एक बहुत अच्छी बात हो रही है कि एक एक ब्लॉकबस्टर करके आ रही है, तो कोई बहुत ज्यादा 3-4 फिल्म्स का कोई कंपटीशन नहीं है, और आईपीएल का भी कोई बहुत बड़ा कंपटीशन अभी हाल फिलहाल सिनेमा गोअर्स को नजर नहीं आता। तो मुझे भी इंटरटेनमेंट, क्यूएसआर सेगमेंट, होटल, ये सारे जो सेगमेंट हैं मुझे भी पसंद है। केएसआर एंटरटेनमेंट इन स्टॉक्स में देखिए इस समय अब वो रिवेंज ट्रेड देखने को मिल रहा है। लोग इतने समय से बंद थे तो हर मौके पर बाहर जाना पसंद कर रहे हैं। पीवीआर के साथ आइनॉक्स भी रखिएगा क्योंकि वहां पर ज्यादा प्रेफर्ड ट्रेड इस समय दिखाई दे रहा है। इस बीच एक ट्रेड आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं क्योंकि यहाँ पर फिर से मोमेंटम देखने को मिल रहा है, तो इस पर मेरी नजर गई। मानस, ग्रीव्स कॉटन देखेंगे प्लीज। 200 के लेवल्स पर है ये काउंटर। 3.5% अचानक तेजी आज के दिन स्टॉक में बनती हुई दिखाई दी। इनफैक्ट कल भी थोड़ा सा वॉल्यूम पिकअप देखने को मिला था, लेकिन जो बड़ा मूव है वो आज दिख रहा है। स्पेशली ऐसे माहौल में जब हर दूसरे दिन हम खबर सुनते हैं कि एक नहीं तो दूसरी टू व्हीलर ईवी में आग लग रही है। लकीली एम्पियर जो इनका ब्रांड है, ऐसी कोई नेगेटिव डेवलपमेंट ऐसा नहीं आया है। 4% ऊपर अब क्या किया जाए? तो देखिए, दो ऑब्जर्वेशन है। जनवरी से लेकर फेब में जो करेक्शन देखने को मिला उसमें मेरे ख्याल से 250 से लेकर 160 तक के करेक्शन देखने को मिले थे। उस करेक्शन में भी स्टॉक ने अपने 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे के प्राइस नहीं दिखाए, और वहां पर कंसोलिडेट होने के बाद फिर से हाई टॉप हायर बॉटम बनना शुरू हुआ है अभी मेरे ख्याल से 3 या 4 हफ्ते पहले से। अब अगर आप देखिए तो दो दिन से करेक्शन देखने को मिला, लेकिन उस करेक्शन में 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे नहीं फिसला। आज बाउंस बैक देखने को मिल रहा है, तो इसका मतलब ये है ये कंटिन्यूएशन पैटर्न है, और आप उम्मीद करिए कि जो पिछला हाई 212 रुपए का है वो तो टेस्ट हो ही सकता है, लेकिन उसके ऊपर के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं। 220 रुपए तक के भाव देखने को मिलेंगे। तो मेरे हिसाब से 190 के स्टॉप लॉस से 220 रुपए के टारगेट के लिए ग्रीव्स कॉटन में एक पोजीशन ट्रेड लेना है। होने के बाद स्टॉक में फिर से मोमेंटम आ रहा है, तो 220 टारगेट रहेगा। 190 का आप स्टॉप लॉस लगाकर चले। यह है ग्रीव्स कॉटन, करीब 4.5% ऊपर अब ट्रेड में दिखाई दे रहा है। बहुत तगड़ा मूव देखने को मिला है। करीब 32 लाख शेयरों का कारोबार देखते ही देखते आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। चलिए, अब समित चौहान भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। समित, गुड आफ्टरनून। इस घंटे का कोई ट्रेड है? गुड आफ्टरनून। देखिए, यहाँ पे अपोलो हॉस्पिटल सुबह से काफी अच्छा बज कर रहा है। स्टॉक ने रिसेंटली जो कंसोलिडेशन दिखाया था वो एटलीस्ट जो कंजेशन हुआ है उसमें से वो बाहर आने की यहाँ पे अटेम्प्ट तो कर रहा है। तो इसलिए अपोलो हॉस्पिटल यहाँ पे एक अच्छा बेट हो सकता है। रिस्क रिवॉर्ड भी काफी फेवरेबल है, तो यहाँ पे हम अपोलो हॉस्पिटल को रेकमेंड करेंगे विद स्टॉप अराउंड 4710, और ऊपर टारगेट इसका लगभग 4880 से लेके 1400 का होगा। जी, तो आपने भी अपोलो हॉस्पिटल्स पिक किया, और कुछ देर पहले राजेश सतपुते जी ने भी अपोलो हॉस्पिटल्स पिक किया। हंसी मुझे इसलिए आ रही है कि राजेश जी ने जो ना वो मूवी की बुकिंग भी करा रखी है हर्षदा, केजीएफ की, और अपोलो हॉस्पिटल रिकमेंड कर रहे हैं। राजेश जी, पिक्चर देखने के बाद कोई तोड़ फोड़ मत कीजिएगा पुणे में, है ना? बहुत एक्साइटिंग मूवी है, कोई तोड़ फोड़ मत कीजिएगा पुणे में। इस बीच चलिए आपको एक स्टॉक दिखाता हूँ। जेके पेपर 340 370 पर ट्रेड करता हुआ अपने करियर के हाई पे आ गया। तो डे हाई पर आपका ये जेके पेपर, ग्रीव्स कॉटन जिसका जिक्र हर्षदा कर रही थी, वो भी डे हाई पर आके ट्रेड करता हुआ। इस वक्त डेरिवेटिव से अच्छे, याद रखिएगा, स्विंग मिल रहे हैं आपको कैश के स्टॉक्स में, इसमें कोई दुराई नहीं है। यानी अगर आप देखें डिलीवरी बेस्ड थोड़ी बहुत बाइंग पे अगर आप देखें फोकस हो रहा है, बाकी कुछ नहीं है आपकी स्क्रीन पर। और एक दो स्टॉक्स जहां पे काफी स्ट्रांग मूव है उसमें अगर आप देखें तो एक हो गया ग्रीव्स कॉटन, एक हो गया जेके पेपर, इनमें काफी स्ट्रांग मूव है। और साथ ही साथ अगर आप देखें तो एक हो गया रूपा, और यस, एक ओएनजीसी दिन के सर्वोच्च तरफ पे आके ट्रेड करता हुआ। ओएनजीसी का एक बार चार्ट चेक लेते हैं, फिर विषय को बदलेंगे और चलेंगे। उसके बाद हम थोड़ा बैंकिंग को लेकर बात करेंगे। लेकिन ओएनजीसी, अब क्रूड एग्जैक्ट देखिए, क्रूड ने क्या किया ना, जरा प्लीज ब्रेंट और नाइमेक्स क्रूड लेके आइए एक बार स्क्रीन पर। क्रूड ने लास्ट वीक थोड़ी सी वीकनेस दिखाई थी, और इनफैक्ट कल भी वीक था। कल भी अगर आप देखें 100 के नीचे आया था, लेकिन क्रूड ने एक 50 डे में से एक बहुत बड़ा रिवर्सल दिया है अगेन। और आप बहुत सारे हाउसेस की रिपोर्ट्स पढ़े हैं ना, तो कमोडिटीज़ को लेकर बहुत बड़े अपसाइड टारगेट दिए गए हैं। मैं जेपी मॉर्गन की रिपोर्ट पढ़ रहा था, जिसमें अगर आप देखें एक्सक्लूडिंग गोल्ड,
उन्होंने कमोडिटीज़ को लेकर बहुत सब्सटेंशियल अपसाइड के अगर आप देखें व्यू शेयर किए हैं। और अगर स्पेशली अगर आप देखें ये वॉर रह गई कुछ दिन और, ये मानस क्या ONGC, आप एक बार जरा प्लीज़ देखिएगा 8 मार्च का वो हाई और कल का क्लोज और साथ ही साथ 28 फरवरी का लो, एक टिपिकल सिमेट्रिकल जो है वो कटा है ONGC पे, बहुत ही शानदार ब्रेकआउट है ये। और मैं अगर आज के वॉल्यूम्स को देखूं तो आज के वॉल्यूम्स भी इस ब्रेकआउट को सपोर्ट कर रहे हैं। आप ONGC को कैसे अप्रोच करेंगे? देखिए, मॉर्निंग में जब आपने इस स्टॉक के बारे में डिस्कस किया था तब मैंने बोला था कि 174 के लेवल्स अगर ब्रीच हो जाएंगे ONGC में तब तो आपको 180 182 तक की रैली देखने को मिलेगी। तो क्योंकि ये रेजिस्टेंस ब्रीच हुए हैं, वहां पर वॉल्यूम देखने को मिले हैं, तो अब आप बिल्कुल 180 रुपए की टारगेट सेट कर सकते हैं। करंट लेवल्स पे खरीदारी करिए। स्टॉप लॉस आपको 172 के नीचे रखना है, लेकिन 180 और 182 रुपए के टारगेट के लिए बिल्कुल ट्रेड ले सकते हैं। और देखिए, यहाँ पर ये भी ध्यान रखना है कि अगर 182 के ऊपर निकलेगा तो जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो 192-94 का होगा, तो वहां तक के टारगेट भी देखने को मिलेंगे। लेकिन पहले आपको छोटे टारगेट 180 182 के सेट करने हैं, फिर वहां पर रिव्यू करना है स्टॉक को फिर से। ओके, तो ONGC 180 182 के टारगेट के लिए तेजी करें, जो मोमेंटम है उसे राइड करें और 180 के बाद रिव्यू भी कीजिएगा। आपको CNBC आवाज पर वो ओपिनियन मिल जाएगा कि ऐसे ट्रेड्स में करना क्या है। ONGC, ऑयल इंडिया सब आज कच्चे तेल में उबाल के चलते भागे हैं। अच्छा, राजेश सातपुते इशारा कर रहे हैं कि उन्होंने एक ट्रेड स्पॉट किया है। राजेश बताइए। हर्षदा जी, देखिए सुबह भी इस पे मुझे लगता है कि बात हुई थी UPL। इसका स्ट्रक्चर देखिए, बहुत बढ़िया स्ट्रक्चर है और यहाँ पे 5 मिनट कैंडलस्टिक, 15 मिनट एंड आवर्ली कैंडलस्टिक पे कंसोलिडेशन और एक बड़ा मूव आने के चांसेस है। तो एट अ लेवल ऑफ 824 इन फ्यूचर UPL में बाय बनता है। स्टॉप लॉस भी छोटा होगा 818 का, और इसका टारगेट जो बनता है वो कम से कम 835 to 840 होगा। प्रोबेबली यहाँ पे स्विंग का टारगेट ये आज का ही हो सकता है। तो UPL यहाँ पे मुझे लगता है एक शॉर्ट का जो ट्रेड है बनता है। 5 to 840 के टारगेट के लिए एक स्विंग ट्रेड UPL, 16 रुपए की बढ़त इसमें देखने को मिल रही है, 2% ऊपर। हम कुछ देर पहले बैंकों की बात कर रहे थे, वो ट्रेड्स आपकी स्क्रीन पर एक बार फिर लेकर आते हैं। इनफैक्ट निफ्टी बैंक के कंट्रीब्यूटर स्क्रीन पर रखिएगा। लग तो ऐसे रहा था कि कोटक एक्सिस चल जाए तो स्थिति बेहतर होगी, लेकिन थोड़ा सा अपटिक आया, फिर बैक टू स्क्वायर वन। तो 1789 पर स्टिकी है कोटक, एक्सिस भी हल्की सी नेगेटिव टेरिटरी में, और HDFC बैंक पर भी प्रेशर बना हुआ है। याद रखिएगा, जब से वो डील अनाउंस हुई है HDFC और HDFC बैंक के विलय की, एक दिन की तेजी और फिर लगातार प्रेशर देखने को मिला है। तो HDFC बैंक पर वैसे भी नजरें होंगी। शनिवार को दरअसल कंपनी के नतीजे आएंगे। रिजल्ट से पहले CNBC आवाज देश के दिग्गज बैंकों का रियलिटी चेक आपके लिए लेकर आया है। टेस्ट के क्या नतीजे निकल कर आ रहे हैं, इसी के लिए आप जोड़ते हैं सुमित मेहरोत्रा को, जिन्होंने तमाम दिग्गज बैंकों का एनालिसिस किया, और पेश है वो पूरी तस्वीर अब आपके सामने। देखिए, अगले हफ्ते से बैंकिंग के नंबर्स आने शुरू हो जाएंगे और इन नंबर से ठीक पहले किस तरह के आंकड़े हैं, किस तरह की पोजीशनिंग है, कोशिश की हमने 5 बड़े बैंकों को सामने रखे कि किस तरह से आप इनको प्ले आउट कर सकते हैं। ये कुछ आंकड़े जो कि शुरुआत के नंबर्स हैं। HDFC बैंक 16 अप्रैल को अपने नतीजे जारी करेगा, ICICI बैंक 23 अप्रैल को, और एक्सिस बैंक में करीब करीब 28 अप्रैल को अपने तिमाही नतीजे जारी करेगा। नंबर्स से पहले कोटक महिंद्रा बैंक, जो सिचुएशन सिनेरियो है, जो बाजार में अनुमान लगाया जा रहा है, वो आपकी स्क्रीन पर है। 30% की ग्रोथ यहां पे YOY बेसिस पे कोटक महिंद्रा बैंक में है, और 3% के आसपास की सीक्वेंशियल ग्रोथ बाजार अनुमान लगाकर चल रहा है। HDFC बैंक 18-18.5% की YOY ग्रोथ और सीक्वेंशियल बेसिस पे करीब करीब 6% का डिक्लाइन, जो कि मार्केट इनके मुनाफे में मानकर चल रहा है इस तिमाही के अंदर। ICICI बैंक के केस में 46% की एक मुनाफे की ग्रोथ और 4% के एक सीक्वेंशियल बेसिस पे आप ग्रोथ का अनुमान लगा सकते हैं, जो कि HDFC से बेटर है। ICICI से बेटर है एक्सिस बैंक की ग्रोथ, जहां पे 51% के आसपास की YOY ग्रोथ और करीब करीब 12% की सीक्वेंशियल ग्रोथ यहां पर देखने को मिल सकती है इस तिमाही में। और इन सबसे बेहतर है SBI की ग्रोथ, जहां पर 65% के आसपास की एक YOY बेसिस पर और सीक्वेंशियल बेसिस पे 27% के आसपास की ग्रोथ का अनुमान बाजार लगा रहा है। तो मोटा मोटा आंकड़ा नहीं कहता कि सबसे बेहतरीन नंबर जो होंगे वो शायद इस तिमाही में SBI की तरफ से आते हुए दिखाई पड़े, या निजी बैंक में आप ICICI और एक्सिस बैंक की तरफ से देख सकते हैं। अच्छा, हायर लेवल से क्या ईज आउट हुआ है? कोटक महिंद्रा बैंक करीब करीब 20% अपने हायर लेवल से टूट चुका है, 33 के मल्टीपल पे कामकाज कर रहा है। बहुत ज्यादा वैल्यूएशन
वैल्यूएशन में पी इस्तेमाल नहीं होता, लेकिन फिर भी मोटे मोटे आंकलन के लिहाज से आप ये मान सकते हैं कि HDFC बैंक 14% अपने हायर लेवल से ईज आउट हो चुका है, जो कि अभी 23 के मल्टीपल पे कामकाज कर रहा है। ICICI बैंक भी करीब करीब डबल डिजिट में फॉल दिखा चुका है और ये भी 20 से 24 के मल्टीपल पे अभी ट्रेड करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। वैल्यूएशन के लिहाज से थोड़ा सस्ता आपको दिखाई पड़ेगा एक्सिस बैंक, हायर लेवल से 8% फॉल के बावजूद ये शेयर महज 19 के मल्टीपल पे ट्रेड कर रहा है। और सबसे सस्ता आपको दिखाई पड़ेगा SBI, जो कि हायर लेवल से सिर्फ 6% नीचे है, लेकिन उसके बावजूद भी 12 के मल्टीपल पे कामकाज कर रहा है। तो वैल्यूएशन के लिहाज से भी आपको बेटर साइड पे दिखाई पड़ेगा SBI और एक्सिस बैंक। अच्छा, 5 साल की मुनाफे की ग्रोथ सबसे बेहतरीन रही है कोटक महिंद्रा बैंक की, 24% के आसपास की, और इसके जो 4 साल का एवरेज NPA वो करीब 1.25% के आसपास है। HDFC बैंक 20% की मुनाफे की एक बढ़िया डिसेंट ग्रोथ और NPA बिल्कुल फ्लैट, 1/4% के आसपास के नेट NPA उन्होंने पिछले 4 साल के एवरेज में रखे हैं। ICICI बैंक में पिछले 5 साल में करीब 13% के आसपास की ग्रोथ रही है और एवरेज NPA 2.5% के आसपास रहा। वहीं अगर आप एक्सिस बैंक की सिचुएशन देखेंगे तो वहां डी ग्रोथ आपको दिखाई पड़ेगी पिछले 5 साल में, और जो NPA का आंकड़ा था वो 2% के आसपास देखने को मिला एवरेज पिछले 4 साल का। इसके अलावा SBI, जहां पर भी NPA का आंकड़ा थोड़ा हायर साइड पे रहेगा, ऑब्वियसली बात है PSU बैंकिंग है, लोन डिसबर्समेंट ये कहीं अलग अलग सेक्टर्स के अंदर होते हैं, लेकिन मुनाफे ग्रोथ 12% के आसपास है। तो यहां आपको बेहतर दिखाई पड़ेंगे HDFC बैंक, ICICI बैंक, जिनको आप देख सकते हैं। एक पूरा विश्लेषण आपकी स्क्रीन पर है, जिसमें कोटक महिंद्रा बैंक 31% इस तिमाही के अंदर ग्रोथ का आप अनुमान लगाएंगे, 3% सीक्वेंशियल बेसिस पे। HDFC बैंक 18.5% डी ग्रोथ इस क्वार्टर के अंदर आने का अनुमान है। ICICI बैंक 46%, 4% के आसपास की सीक्वेंशियल ग्रोथ की बातचीत है। एक्सिस और SBI जो कि सबसे बेहतरीन नंबर्स दे सकते हैं। तो ये रिजल्ट का आकलन और आखिरी में वैल्यूएशन का पैरामीटर आपकी स्क्रीन पर। सबसे सस्ता वैल्यूएशन के लिहाज से SBI, एक्सिस, ICICI, HDFC और सबसे महंगा कोटक, डिस्पाइट ये 20% का फॉल दिखा चुका है। तो ये पैरामीटर्स आपके सामने रखे गए हैं, नंबर्स हैं, और नंबर से ठीक पहले आप इन आंकड़ों के आधार पर अपना एक इवैल्यूएशन कर सकते हैं। तो ये नंबर्स आपके सामने सुमित ने कर दिए पेश। अब आशीष महेश्वरी आप बताइए, HDFC बैंक के जो नतीजे आएंगे, जो ग्रोथ है उसमें थोड़ी सी प्रेशर देखने को मिलेगा और वैसे भी स्टॉक अंडर परफॉर्मर रहा है, आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं पर्टिकुलरली इस क्वार्टर से HDFC बैंक के लिए, और क्या प्री नंबर्स कोई ट्रेड आप लेना ठीक समझते हैं या नहीं? देखिए, मेरा भी मानना है कि थोड़ा सा नेट इंटरेस्ट इनकम में डी ग्रोथ देखने को मिलेगी, और इस समय में कुछ भी ऐसा चांस लेना नहीं चाहूंगा जहाँ पे डी ग्रोथ की कुछ भी प्रोबेबिलिटी हो। तो HDFC बैंक, HDFC दोनों मेरी तरफ से पहले भी अवॉइड था, अभी भी अवॉइड है। मुझे अभी वैल्यू बहुत ज्यादा नजर नहीं आती इस फॉल के बाद भी, क्योंकि मेरा मानना है जिन इंस्टीट्यूशनल निवेशकों को निकलना है स्टॉक में से, अभी भी हर राइज पर स्टॉक को बेच रहे हैं, जिसके कारण से स्टॉक को चलने में थोड़ा सा मुश्किल हो रही है जब कंपेयर टू अदर बैंक। तो यहाँ पर मेरा जो पिक रहेगा वो रहेगा इनफैक्ट एक्सिस बैंक। मेरा मानना है नतीजों में सबसे अच्छे नतीजे जो आएंगे वो एक्सिस ही रिपोर्ट करने वाला है। SBI में अभी भी मेरा मानना है कि जो एक सर्टेन लेवल का कंफर्ट इंस्टीट्यूशन निवेशकों का वो अभी भी बन नहीं पा रहा है, जिसके कारण से जरूर सबसे सस्ता बैंक है, बट अभी भी कोई बहुत अग्रेसिव बाइंग देखने को नहीं मिल रहा है। कुछ थोड़ी सी टेक्निकल डिफिकल्टी है, तस्वीर ही थोड़ी सी ऐसे उल्टी हो गई, लेकिन क्लियरली बात तो उन्होंने अपनी सामने रख दी है कि HDFC बैंक से दूर रहे। एक्सिस में शायद एक मौका रह सकता है पोजीशन लेने का, क्योंकि वहां से एक्सपेक्टेशन मजबूत नंबर्स की है, और उसके बाद PSU बैंकों में SBI उभर कर आएगा। वीरू, जब आप डेटा पढ़ते हैं फ्यूचर्स का या फिर ऑप्शन का इन सभी बैंकों में, चाहे वो HDFC बैंक हो, आपका एक्सिस हो, SBI जैसे प्लेयर्स हो, ट्रेंड क्या कह रहा है इस समय? ज्यादा कॉन्फिडेंस स्टेट बैंक की तरफ ही स्क्यूड है? बास्केट में जाए हर्षदा, इसमें कोई डाउट नहीं है। आप चार्ट्स को देखिए। देखिए, पहली चीज तो यह हर्षदा कि आपके प्रश्न के उत्तर के एवज में मैं 3 स्टॉक्स का पैरा रखूंगा डेटा के आधार पे, AU स्मॉल फाइनेंस, एक्सिस और तीसरा SBI। अगर आप मुझसे पूछे सबसे स्ट्रॉन्ग स्टेबल चार्ट्स अगर कोई है तो वो ये 3 है। PSU बास्केट में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वेल प्लेस्ड अबव ऑल मूविंग एवरेजेस, और जिसे कहते हैं ना ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी। अमूमन हम जब कोई भी स्टॉक अपने करियर के हाईएस्ट 10% के जोन में होता है तो उसे आप ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी कहते हैं। इसकी ऑल टाइम हाई जोन है करीब करीब 547 का, तो ये ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी में है। बहुत स्ट्रॉन्ग चार्ट है, प्लेसमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग है, 500 पे स्ट्रॉन्ग पुट राइटर्स हैं, अगले कॉल राइटर्स 540 550 पे प्लेस्ड है। अब
हर्षदा, दरअसल हुआ क्या कि एक्सिस बैंक की अगर आप देखें सिटी वाली डील एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक के शोर शराबे में दब गई, लेकिन अगर आप चार्टिकली देखें तो प्राइवेट बैंकिंग स्पेस में सबसे स्ट्रॉन्ग स्टेबल चार्ट है एक्सिस बैंक। हाँ, 800 पे इस पे कॉल राइटर्स हैं, लेकिन स्ट्रॉन्ग पुट राइटर्स 750 760 की स्ट्राइक्स पे बैठे हुए हैं। वहां पर इसका 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे आता है। लेकिन इंटरेस्टिंगली कोई स्टॉक जो कि ऑल टाइम हाई पे खड़ा है हर्षदा, तो वो है एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक। यानी जब नेक्स्ट वीक से जब हम एक बहुत स्मूथ ट्रेड रिज्यूम करेंगे विद ऑल ट्रेडिंग डेज, आई थिंक इन 3 स्टॉक्स पर नजर रहेगी। तो इन मिड कैप्स पर फोकस किया जाए। अगर एक ट्रेड इस समय लेना हो, चंदन तापड़िया आप हमारे साथ जुड़ गए हैं, गुड आफ्टरनून। बैंकों में आप क्या प्रेफर कर रहे हैं इस समय? गुड आफ्टरनून हर्षदा। देखिए, बाजार एक काफी बड़े दायरे में ट्रेड कर रहा है और स्पेशली आज के दिन देखें और स्पेशली पिछले 4 दिनों में देखें तो बैंक निफ्टी में लगभग 37,250 37,400 के आसपास बाइंग आती है, बट 38,000 के ऊपर होल्ड नहीं कर पा रहा। तो काफी एक कंसोलिडेटिव नेचर बाजार का देखने को मिल रहा है। बट उसके बावजूद भी आप यदि एक बैंकिंग काउंटर को पिक करने की यदि यहाँ पे बात करेंगे तो मैं फोकस करूंगा कंपैरेटिवली एक्सिस और आईसीआईसीआई बैंक का, क्योंकि ये दिग्गज काउंटर है जहां पे मेजर ट्रेंड पॉजिटिव है और ओवरऑल स्ट्रेंथ इनमें बनी हुई है। तो आईसीआईसीआई बैंक में फोकस करूंगा मैं। जरूर आज हल्का सा डिक्लाइन इस काउंटर में देखने को मिला है, बट बाय ऑन डिक्लाइन की रणनीति यहाँ पे बरकरार रहेगी। 764 अभी लेवल है, यहाँ पे कोई भी डिप आए तो ले। 748 के स्टॉप लॉस, 748 के स्टॉप लॉस से ऊपर में लगभग 790 795 तक के अपसाइड यहाँ पे बनने चाहिए। अगर आप देखें 795 तक के अपर स्विंग पॉसिबल हैं यहाँ पर। चंदन, 1-2 थीम्स बाजार में काफ़ी चल रही हैं। आपने अपने क्लाइंट्स को, स्पेशली अगर आप देखें थोड़े से जो एचएनआई क्लाइंट्स हैं, उसमें इस थीम में क्या क्या बाय करवाया है? इस हफ्ते की थीम में अगर आप देखें तो पावर स्टॉक शामिल थे, मेटल्स बहुत स्ट्रॉन्ग रहे, क्रूड के अगर आप देखें तेजी के बाद ओएनजीसी काफ़ी तेजी पकड़ चुका है। अभी इस थीम में स्पेशली कमोडिटीज़ की थीम में अपने क्लाइंट्स को क्या प्ले करवा रहे हैं आप? बिल्कुल वीरू, आपने काफी सही सवाल पूछा। और हमारा पूरा फोकस पिछले कुछ दिनों से कमोडिटी थीम पे है और यहाँ पे क्लाइंट्स में हम कमोडिटीज पे फोकस करने की सलाह दे रहे हैं। एक तो हमें सीमेंट काउंटर अच्छा लग रहा है। सीमेंट में स्पेशली इंडिया सीमेंट और अंबुजा सीमेंट में काफी अच्छा मोमेंटम है। तो अंबुजा सीमेंट की बात करें तो लगातार पिछले 7-8 दिन से हाई टॉप हाई बॉटम के फॉर्मेशन बन रहे हैं। स्टॉक ने काफी अच्छा रनअप पिछले 2 वीक में देखा है, बट अभी भी मोमेंटम बरकरार रहना चाहिए। लगभग 355 के सपोर्ट है और ऊपर में आपको 385 390 तक के लेवल बनने चाहिए। उसके अलावा शुगर, पेपर, इथेनॉल रिलेटेड कंपनीज है, वहां पे फोकस है हमारा। जेके पेपर अच्छा लग रहा है, 340 के आसपास अभी चल रहा है। 328 का सपोर्ट रहेगा, ऊपर में 360 362 के टारगेट के लिए। प्राज है जो हमारा एक प्रीफर्ड ट्रेड रहता है, इस काउंटर में काफी एक बड़ा ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है और स्टॉक अपने न्यू लाइफ टाइम हाई टेरिटरी 448 को सरपास करने के लिए तैयार है। तो प्राज में भी खरीदारी की सलाह रखेंगे। 418 का स्टॉप लॉस से 450 के टारगेट है। तो प्राज, जेके पेपर और अंबुजा सीमेंट, ये 3 स्टॉक्स रहेंगे और इन सेक्टर में हमारी पॉजिटिव बायस है। प्राज, जेके पेपर और अंबुजा, ये फिलहाल वो स्टॉक्स जो इस समय प्रिफर्ड पिक्स हैं चंदन तापड़िया के। चलिए एक और बड़ा चेहरा आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। आनंद राठी के को-फाउंडर और वाइस चेयरमैन प्रदीप गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए। मिस्टर गुप्ता, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। इनफैक्ट पहले तो कांग्रेचुलेशंस। आज सुबह में हम राठी साहब से बात भी कर रहे थे और नंबर्स पर बहुत ही फैंटास्टिक परफॉर्मेंस आनंद राठी वेल्थ का रहा है। तो ट्रेंड डेफिनेटली है इस समय आपके नंबर्स देखकर और जो कमेंट्री सामने आई है कि अभी भी इक्विटी की तरफ लोगों का बड़ा आकर्षण है और यहाँ पर लगातार नए निवेशक जुड़ते जा रहे हैं। लेकिन इसमें अब एक और प्ले आ रहा है इन्फ्लेशन का। बढ़ते इन्फ्लेशन के बीच जब अक्रॉस द बोर्ड महंगाई का प्रेशर रहेगा, लोगों के हाथ में शायद उतना पैसा खर्च करने के लिए तो वैसे भी कम पैसा होगा क्योंकि दाम बढ़ रहे हैं, और जो आइडल पैसा रहता है जो इक्विटी मार्केट्स में आता है, क्या आपको लग रहा है वो जारी रहेगा या फिर उस पर भी थोड़ी सी सेंध लग सकती है? क्योंकि इस समय का यही एक फियर फैक्टर है, चाहे वो ग्लोबल मार्केट्स की बात करें या फिर भारतीय बाजारों की बात करें, बढ़ती महंगाई। मिस्टर गुप्ता, आप म्यूट पर हैं, आप अनम्यूट करेंगे प्लीज। धन्यवाद हर्षदा। धन्यवाद आपको और सारी सीएनबीसी टीम को और एज वेल एज सीएनबीसी के सभी दर्शकों को।
जैसा आपने कहा बिल्कुल सही बात है। जिस तरह से रिजल्ट आ रहे हैं, कुछ एक कंपनियों के अच्छे आ रहे हैं, पास्ट रिजल्ट्स में भी अच्छे हैं और हमारी कंपनी ने भी अच्छा रिजल्ट दिया है, जैसा सभी को विदित है। जहां तक इन्फ्लेशन का सवाल आपने मुद्दा उठाया है, वो बिल्कुल सही है। अभी जो सबसे बड़ा भय, बड़ा डर है, वो इन्फ्लेशन कॉन्स्टेंटली बढ़ रहा है और ये यही नहीं है, वर्ल्ड ओवर, पूरी वर्ल्ड इकोनॉमी में अगर देखें तो सभी जगह ये एक बड़ा मुद्दा बन रहा है। और इसके मेरा ख्याल है दो तरह के भय पूरे मार्केट के हिसाब से अगर देखें तो आ रहे हैं। एक तो जियोपॉलिटिकल रीजन, एंड बिकॉज ऑफ दैट वॉर विच इज हैपनिंग इन रशिया एंड यूक्रेन, उसका एक इम्पैक्ट भी यहाँ पे आ रहा है। और जो ये इन्फ्लेशन, अगर हम इन्फ्लेशन के नंबर में देखने में जाएं तो लार्जली या तो पेट्रोल या ऑयल के कारण आ रहा है, या दूसरा आ रहा है फूड प्रोडक्ट्स के कारण। तो मेरा ये मानना है कि ये वास्तव में आगे थोड़ा सा डिस्टर्बिंग ट्रेंड क्रिएट कर सकता है, बट वन हैज टू सी कि ये कैसे स्थिति बेहतर होगी। तो एक क्वार्टर और हमको देखना चाहिए। इसका जहां तक सवाल हमारी इकोनॉमी में या हमारे यहाँ पे देखने को मिलेगा, आपने बिल्कुल सही कहा, अगर इन्फ्लेशन इसी तरह बढ़ती जाएगी तो लोगों की खरीदारियां रुकेगी, कंजम्पशन पैटर्न कम होंगे। बट साथ ही साथ अगर हम ये देखें कि ग्रोथ में इसका क्या इम्पैक्ट आएगा, तो मुझे लगता है कि ये मिक्स बैग होगा। कुछ एक सेक्टर जहां पे ऑलरेडी ग्रोथ हो रही है, मोर स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूं तो इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड, तो इंफ्रास्ट्रक्चर में स्पेंडिंग हो रही है। कुछ एक सेक्टर जो ऑलरेडी ग्रो कर रहे हैं, जहां ऑलरेडी डिमांड है, जहां वास्तव में ग्रोथ कॉन्स्टेंटली आ रही है, वहां पे मेरे को लगता है कि कांस्टेंट ग्रोथ देखने को मिलेगी। तो एक मिक्स बैग सा सिनेरियो मेरे को देखने को मिलता है। और मैं ये मानता हूं कि आगे आने वाला समय, अगले एक क्वार्टर के रिजल्ट, मार्च के रिजल्ट तो ऑब्वियसली हम अभी देख ही रहे हैं, तो कुछ एक कंपनियों में रीजनेबल रिटर्न देखने को मिले, रीजनेबल जितनी एक्सपेक्टेशन है उसी हिसाब से रिजल्ट्स आए हैं। लार्जली हमने आईटी कंपनियों के देखे हैं, बट आगे देखते हैं कि ये मार्च के कैसे रिजल्ट आते हैं और उसके बाद पहला क्वार्टर कैसे जाता है, उस पर सारा डिपेंड करेगा। इनफैक्ट क्योंकि आपने रिजल्ट्स का जिक्र किया, इस समय और स्पेशली कल जो महंगाई के आंकड़े आए, उसमें साफ दिख रहा है कि ओवरऑल जहां पर हमारा 17 मंथ हाई पर महंगाई का आंकड़ा है, रूरल इन्फ्लेशन 7% के ऊपर है और ये चिंताजनक स्थिति है। और रूरल इन्फ्लेशन दरअसल वो डिमांड एक्चुअली ड्राइव करती है आपके टू व्हीलर्स के लिए, आपके एफएमसीजी के वॉल्यूम्स के लिए, और सिर्फ खाने पीने की चीजें नहीं, आजकल तो कपड़े भी काफी महंगे हो गए हैं। इसका कितना विपरीत असर फिर देखने को मिल सकता है, स्पेशली टू व्हीलर सेगमेंट पर, जहां पर वैसे भी हमने देखा है सेल्स पर प्रेशर है, और अभी एडिशनल महंगाई जो ऑफ कोर्स प्रेशर डालेगी और लोग इस तरह का स्प्लर्ज नहीं करेंगे जो पहले कर पाते थे। नहीं, बिल्कुल आपकी बात सही है हर्षिता। आई थिंक आपने जो मुद्दे बात किए कि महंगाई के कारण कंज्यूमर डिमांड, कंज्यूमर के अलावा कंप्लीट कंज्यूमर स्पेस की डिमांड एक बार रुकेगी, चाहे वो टू व्हीलर हो, चाहे व्हाइट गुड्स हो, चाहे कंजम्पशन की रिलेटेड स्टोरी हो, चाहे खान पान की स्टोरी हो, चाहे कपड़ों की स्टोरी हो। तो आई थिंक वहां पे लोग अपने आप को संयत करेंगे और वहां पे डिमांड डेफिनेटली कम होगी। पर मेरा ये मानना है कि क्या ये महंगाई इसी तरह से आगे बढ़ती जाएगी या वास्तव में काफी बढ़ेगी, ये एक डिस्कशन का मुद्दा होगा और ये देखने का मुद्दा होगा। जैसा अभी तक देखने को मिल रहा है, ये महंगाई में जो दो मेजर कंपोनेंट जो इसके कारण महंगाई इतनी बढ़ रही है, पहला कंपोनेंट है ऑयल का। ऑयल, और ये जो ऑयल की जितनी भी प्राइसिंग इतनी एग्रेसिव हुई है पीछे, या इस तरह रहेगी जियोपॉलिटिकल रीजंस के कारण। और दूसरी महंगाई बढ़ने का सबसे बड़ा मुद्दा है हमारी ये जो गुड्स हैं, गुड्स को जो सप्लाई चेन की जो प्रॉब्लम आती है उसके कारण। तो कोविड और ये जो जियोपॉलिटिकल रीजन के कारण, मतलब सप्लाई चेन और ऑयल प्राइसेस, ये दोनों मिला के एक महंगाई को बढ़ाने का एक काफी हद तक हिस्सा बने हैं। तो आई थिंक ये आगे आने वाले समय में अगर जियोपॉलिटिकल सिचुएशन में थोड़ा सा बदलाव आता है तो ऑयल की प्राइसेस में कुछ न कुछ ठहराव होगा और कुछ न कुछ इंप्रूवमेंट होगा, ऐसा मेरा मानना है। और दूसरा, जहां तक सवाल है सप्लाई चेन का, धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे इकोनॉमी ओपन अप हो रही है और सप्लाई चेन में इंप्रूवमेंट आ रहे हैं, आई थिंक वहां पे भी महंगाई थोड़ा सा ठहराव होगा। तो अगर ये जब होगा तो आई थिंक सिचुएशन विल स्टार्ट चेंजिंग।
ऐसा मेरा मानना है। बट जहां तक आपने कहा कि महंगाई के कारण कंजम्पशन की डिमांड रुकेगी, हाँ रुकेगी। पहला क्वार्टर डेफिनेटली एक डिफिकल्ट क्वार्टर रहेगा। तो ऑन द होल अगर मैं ये कहूं अगला पूरा फाइनेंशियल ईयर, पहले 6 महीने में आप ये देखिए कि फर्स्ट क्वार्टर में थोड़ा दिक्कतें रहेगी, सेकंड क्वार्टर में आप कंसोलिडेशन फेस होते हुए थोड़ा सा इंप्रूवमेंट का नजरिया देखेंगे, और ग्रोथ जो मैं एक्सपेक्ट करता हूं इस पूरे फाइनेंशियल ईयर में, वो अगले 6 महीने में हमको जरूर देखने को मिल सकती है। ओके प्रदीप जी, आप यकीन मानिए हर्षदा ने आपसे प्रश्न पूछा और आपने जवाब दिया। आप दोनों ने मिलकर कम से कम महंगाई का जिक्र 35 बार तो किया होगा, कम से कम इस शब्द का। चलिए, महंगाई जिसके लिए अगर आप देखें इस वक्त सुविधा बनी हुई है, उसी सेक्टर की बात करते हैं। लेट्स टॉक अबाउट कमोडिटीज वर्ल्ड वाइड। यकीन मानिए सर, इस वक्त कमोडिटीज में इतना सब्सटेंशियल ओआई खड़ा है कि पूछिए मत। ऑलमोस्ट अगर आप देखें डेकेड हाइस पे ये ओआईज खड़े हुए हैं। अच्छा, इस बार आप ये देखिए, एक स्पेस यूक्रेन और रशिया ने कहीं ना कहीं अगर आप देखें खाली छोड़ दिया, उनकी सप्लाईज नहीं है। पोस्ट पेंडेमिक कंस्ट्रक्शन और जो एक्टिविटीज़ थी उससे अगर आप देखें डिमांड काफ़ी बढ़ी। इन कंपनियों ने जो एक्सपोर्ट मार्केट्स थे काफ़ी कैप्चर किए, अपने डेट्स को काफ़ी कम किया। बतौर इन्वेस्टर मैं क्या करूँगा? अगर मान लीजिए मैं साइकिल प्ले कर रहा था तो मेरे पास कोई वजह है क्या कि अब मैं एग्जिट कर जाऊँ, या लगता है कि नहीं अभी ये कम से कम 1-1.5 क्वार्टर 2 क्वार्टर और चलेगी कमोडिटीज की स्ट्रेंथ? मेरा ये मानना है कि एग्जिट इज नॉट एन आंसर जहां तक सवाल है आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर कभी भी 3 महीने 2 महीने और 6 महीने के लिए नहीं देखता, वो आई थिंक 1 साल 3 साल और 5 साल को देखता है। तो अगर 1 साल बाद अगर मुझे लगता है कि मेरी जो ग्रोथ फैक्टर्स हैं या ये जो सिचुएशंस बनी हुई हैं वो इम्प्रूव होने वाली हैं, तो मैं ये सलाह दूंगा या मेरा ये मानना है कि उन सभी इन्वेस्टर्स को स्टे इन्वेस्टेड रहना चाहिए और एक कंसोलिडेशन फेज को देखते हुए उसके ऊपर कड़ी नजर रखनी चाहिए। ये मेरा पहला आंसर होगा आपके क्वेश्चन का। और दूसरा ये है कि अभी ये सब चीजें इस तरीके में, क्योंकि परिस्थितियां कॉन्स्टेंटली चेंज होती है, हमारे मार्केट्स हर परिस्थिति को इमीडिएटली डिस्काउंट करना शुरू करता है और फैक्टर इन करता है प्राइसिंग में। तो ये प्राइसिंग का उतार चढ़ाव होता रहेगा, बट जहां तक आपको लंबे समय की अवधि के लिए अगर निवेश करना है तो मेरा ये मानना है यहाँ पे देना पड़ेगा। और दूसरा जो आपने सवाल किया कि इन्वेस्टर अभी यहां से उठेगा, तो यहाँ पे मान लीजिए प्रॉफिट बुक करेगा भी, तो उसको दूसरी कहीं पे भी जगह जाएगा तो वहां पे भी सिचुएशन सेम ही है आपकी इकोनॉमी की, और वही बहुत ज्यादा रिटर्न यहाँ से अच्छे रिटर्न आने के चांसेस होंगे ऐसा मैं नहीं मानता। तो लंबे समय के लिए अगर किसी भी आदमी को निवेश करना है तो इक्विटी एज ए प्रोडक्ट बास्केट एंड एज ए प्रोडक्ट एज ए एसेट क्लास देखनी चाहिए, और इक्विटी में जहां निवेश कर रखे हैं वहां से तो डेफिनेटली नहीं निकलना चाहिए। प्रदीप जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए और सभी अगर आप देखें पहलुओं पे बात किया आपने। महंगाई विषय है चिंता का, और ये चिंता निकट भविष्य में थोड़ी कम हो, इन्हीं उम्मीदों के साथ आपको करते हैं नमस्कार, और उम्मीद करते हैं कि अर्निंग्स के बाद एक बार फिर आपसे मुलाकात होगी, फिर बात होगी, और महंगाई तब तक थोड़ी नीचे होगी। लेकिन नीचे एक स्टॉक के हर्षदा इन्वेस्टर्स का सेंटिमेंट बिल्कुल नहीं है। गैस कीजिए वो कौन सा स्टॉक होगा? डायरेक्टर साहब प्लीज, ब्रेक में ले लूंगा, प्रेशर मत डालिए, आईटीसी दिखा दीजिए एक बार। 270 पर अपने इस दौर के, यानी आप समझ लीजिएगा कि अगस्त 2019 के बाद के सबसे हाईएस्ट लेवल पर। तो ये वीकेंड, ये एक्सटेंडेड वीकेंड किसी के लिए तो अगर आप देखें खुशी लेके आएगा, हाँ, अगर वो आईटीसी के इन्वेस्टर है तो। एक ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर होते हैं। कमाई के अड्डे में आप सभी का फिर से स्वागत है, और यकीन मानिए 2 से अगर आप देखें 3 बज गए और इंडेक्स वही जहां पे आप लोगों से हमने अगर आप देखें 2 बजे नमस्कार किया था वहीं अटका हुआ है, कहीं जाने के मूड में नहीं है। वीकली कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी है, ठीक अगर आप देखें उसके बीचों बीच फंसा हुआ निफ्टी और निफ्टी बैंक। लेकिन मानस इट्स आईटीसी जो कि अपनी प्रेजेंस फील कराता हुआ लगभग 3 साल का 4 साल का सर्वोच्च स्तर। आपका आउटलुक क्या है इस पर? नेक्स्ट प्राइस टारगेट क्या रहेगा अगले वीक के लिए इस पर? अरे मानस जी अनम्यूट कीजिए प्लीज। तो देखिए आईटीसी में मेरा पहले भी रिकमेंडेशन बाय का ही रहा है, और
2 दिनों के करेक्शन के बाद आज इस तरह की रिकवरी देखने को मिली है, वो भी वीक मार्केट में, उसको देखे तो लगता है कि यहाँ पर आउट परफॉर्मेंस कंटिन्यू रहेगा और 285 रुपए तक के भाव आपको शायद 1 से 2 हफ्ते में जरूर देखने को मिलेंगे। तो अभी भी खरीदारी करने की राय रहेगी, 264 रुपए के नीचे स्टॉप लॉस रखिए और आईटीसी में खरीदारी करिए। और बेहतर तो ये रहेगा कि आईटीसी के जो एट द मनी कॉल ऑप्शन है वहां पर ध्यान दीजिए। 270 का कॉल ऑप्शन आप वहां पर ट्रेड ले सकते हैं। 6 रुपए के आसपास के भाव चल रहे हैं, 3 रुपए के स्टॉप लॉस से 12 से 15 रुपए तक के भाव आपको 270 के कॉल ऑप्शन में इसी मंथ देखने को मिल जाएंगे। ये डेल्टा की शॉर्ट कवर कर ले या फिर कैरी करे? हालांकि आपका बीटीएसटी या फिर एसटीबीटी या मोमेंटम कॉल दूसरा होगा, लेकिन ये शॉर्ट रखें या कैरी करें? देखिए कैरी करेंगे, क्योंकि देखिए 212 रुपए पे मैंने रिकमेंडेशन दिया था, 312 रुपए पे सेल का रिकमेंडेशन दिया था, 307 रुपए के भाव चल रहे हैं और अब तो कल के जो लोस थे उसको अभी जस्ट ब्रीच किया है। मेरा समझना है कि यहाँ पर आपको 298 तक के भाव बिल्कुल देखने को मिलेंगे, लेकिन ये सही समय है जब आपको अपना स्टॉप लॉस रिवाइज कर लेना है। नीचे के साइड पे 313 रुपए पे स्टॉप लॉस रिवाइज करके रखिए 298 के टारगेट के लिए, जो मैं उम्मीद करूंगा कि नेक्स्ट सेशन में आपको डेल्टा कॉप में जरूर देखने को मिलेंगे। तो डेल्टा की मंदी का ट्रेड आप कैरी करें, देखिए 307 और हर टिक के साथ दरअसल ये नीचे की तरफ खिसक रहा है, 3% तक की गिरावट देखने को मिली। अच्छा, 2 स्टॉक्स वैसे मेरे जहन में थे जिन पर मैं एक व्यू लेना चाह रही थी। समेत एक तो देखिएगा प्लीज डिक्सन टेक्नोलॉजीज के शेयर को 2% की बढ़त, 3% तक का ओपन इंटरेस्ट एडिशन आज के सत्र में देखने को मिला है। क्या कोई ट्रेड आप लेने के फेवर में है इसमें? देखिए डेरिवेटिव्स में इतना ज्यादा वो एक्टिव नहीं होता है। ओवरऑल ये स्टॉक में देखे तो अभी भी कंसोलिडेशन है, तो थोड़ा आप ये ट्रेंड मैच्योर होने के लिए एक फॉलोअप मूव्स के लिए वेट कीजिए। विद इन कंसोलिडेशन यस, लो लेवल्स पे अगर आप देखो तो एक अच्छी बाइंग आ रही है, एक स्मॉल डिग्री ऑफ इसमें हायर राइज हायर लोस दिखा रहे हैं, बट जो कन्विक्शन आना है वो 4600 4650 के ऊपर ही आएगा, क्योंकि उसका 200 डे एवरेज भी है, वहीं पे वो बार बार अटक रहा है। तो जब तक ये लेवल्स ब्रेक नहीं होते उसकी जो ट्रेंड है वो मैच्योर नहीं होगी। सो एट करंट जंक्चर वी वुड रादर वेट। यस, थोड़ा अर्ली एंट्री या प्रेडिक्ट करने के लिए जनरली वी ट्राई टू डू इट, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। 4600 4650 के लेवल्स ब्रेक होने के लिए मेरे ख्याल से वेट करना चाहिए। उसके बाद फिर आपको एक स्ट्रॉन्ग मूव दिखेगा, वो स्ट्रॉन्ग मूव लगभग 5000 से लेके 5200 तक भी हो सकती है। देखिए वायदे बाजार में थोड़ी सी एक्टिविटी हो रही है, ये रिसेंट वायदे का एंट्रेंट है तो और भारी भी है, तो ज्यादा कुछ एक्शन नहीं। अच्छा, दूसरा स्टॉक जो मेरे रेडार पर है वो इनफैक्ट इस पिछले हफ्ते तो अच्छा खासा तेजी वाला ट्रेड था, BEL। और BEL पर हो सके तो चंदन आप राय दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर 2% की बढ़त आ चुकी है। इधर ओपन इंटरेस्ट एडिशन साइजेबल है, करीब 9.5 लाख शेयरों से ज्यादा का एडिशन देखने को मिला है। तो मोमेंट, क्या ये एक ट्रेड है जो आप कैरी करना चाहेंगे सोमवार के सत्र के लिए? बिल्कुल, देखिए BEL काफी अच्छा लग रहा है और पिछले कुछ दिनों से हम इस स्टॉक पे काफी पॉजिटिव है, स्पेशली आप डिफेंस में BEL और HL की बात करें। मंथली चार्ट पे एक मेजर पोल एंड फ्लेक का ब्रेकआउट इस काउंटर ने 228 230 के ऊपर दिया था और उसके बाद में हर डिक्लाइन पे बाइंग इंटरेस्ट इमर्ज हो रहा है। तो यहाँ पे 236 37 के स्टॉप लॉस से खरीदारी की सलाह रखेंगे। 265 270 तक की अपसाइड आपको BEL में देखने को मिलने चाहिए। BEL आपकी स्क्रीन पर देखें 247, याद रखिएगा ये करियर की इसकी सबसे स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग आएगी और BEL में एक जो 247.25 की क्लोजिंग इट्स ऑल टाइम हाई। और हालांकि वॉल्यूम्स इस हफ्ते थोड़ा सा कम थे, लेकिन जो इसका ब्रेकआउट मंथ वीक था, माफ कीजिएगा ब्रेकआउट डे माफ कीजिएगा 7 अप्रैल का, उसके वॉल्यूम सबसे स्ट्रॉन्ग थे। लेकिन क्योंकि आज वीकली चार्ट्स फॉर्म होंगे, अगर आप आज के क्लोजिंग बेसिस पे वीकली चार्ट्स को देखें तो ये एवरेज वॉल्यूम है, लेकिन लास्ट वीक का वॉल्यूम इसका सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वॉल्यूम वीक था पोस्ट 9 जुलाई। तो उस लास्ट वीक के प्राइस को कंट्रोल में रखना, उसके ऊपर क्लोज होना, ये कमांडिंग पोजीशन में स्टॉक है, इस बात का एक बहुत बड़ा अगर आप देखिए संकेत है। एक दो स्टॉक्स और मार्क कर लेते हैं आपकी स्क्रीन पे जो कि अच्छा कर रहे हैं, और अगर आप देखें अच्छा मूव आ रहा है उनमें, इंडेक्सेस वहीं के वहीं है, लेकिन कोई सब्सटेंशियल अगर आप देखें इंप्रूवमेंट नहीं है उसमें। एक बार प्लीज आप लेके आइएगा BEL के बाद अपोलो हॉस्पिटल्स, अब ये डे हाई पर है 4774। अंबुजा सीमेंट्स अगर आप देखें CNBC आवाज को अपने दिए गए क्लैरिफिकेशंस के बाद आज बिल्कुल डे हाई पे, नो प्लान टू एग्जिट इंडिया। और उसके बाद 380 तक का स्विंग दिया इस स्टॉक ने, 370 तक का माफ कीजिएगा ONGC हमने लिया। और एक IGL को लेके आइएगा,
राजेश सतपुते जी, क्या आपको लग रहा है पॉसिबिलिटी इसमें 390 के जोन को काटने की, एक टिपिकल फ्लैग लोअर रेंज में एंड पोस्ट 3 मार्च कहीं ना कहीं स्क्रीन पे विजिबल है? आपका टेक इस स्टॉक पे? वीरेंद्र जी देखिए, काउंटर साइडवेज है। यहाँ पे जो फॉर्मेशन बन रहा है वो है सिमेट्रिकल ट्रायंगल फॉर्मेशन। लोअर लेवल को रिस्पेक्ट कर रहा है 375 को, हायर लेवल जो रहेगा, आपने बिल्कुल सही कहा, करीबन 392। थोड़ा अगर मैं उसको पिक कर दूं तो मुझे लगता है कि यहाँ पे 394 का वो लेवल है। तो मुझे लगता है कि इवेंचुअली ये लेवल निकल जाएगा 394 के ऊपर। मुझे लगता है जबरदस्त शॉर्ट कवरिंग मिलेगी। इसका जो टारगेट बनता है वो करीबन 435 का बनता है पोजिशनली, लेकिन स्विंग का टारगेट रहेगा 410। तो मैं यही कहूंगा कि 394 सरपास कर दे, उसके बाद आईजीएल में जबरदस्त तेज है। लेकिन काउंटर में कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अगर पोजीशन है तो बने रहे। ओके, तो ये एक ट्रेड इस पर नजर रखनी चाहिए। आज दरअसल देखिए आईजीएल में पॉजिटिव रुझान है, एमजीएल दूसरी तरफ जिसने दाम बाकी में बढ़ाए हैं उसमें ज्यादा कुछ एक्टिविटी हो नहीं रही है। चलिए मोमेंटम कॉल्स की बारी। वैसे 3:10 हो ही गए हैं। मानस, आपसे शुरुआत करते, बताइए इस घंटे कोई ऐसा ट्रेड जो आपको लग रहा है अगले हफ्ते या सोमवार के लिए कैरी करें अदर देन डेल्टा? जी, तो बिल्कुल एक सेल रिकमेंडेशन और है, और वो है गोदरेज सीपी पे। गोदरेज सीपी के पैटर्न को देखिए तो करीब 3 दिन पहले स्टॉक ने अपने 100-डे मूविंग एवरेज को टेस्ट किया था, लेकिन वो वहां पर सस्टेन नहीं हो पाया। 2 दिनों से कंसोलिडेट हो रहा था, कोई मेजर मूव नहीं देखने को मिल रहा था। लेकिन आज एक ब्रेकडाउन देखने को मिला है। जो 800 रुपए के आसपास के सपोर्ट्स थे उसको ब्रीच किया है, 50-डे मूविंग एवरेज के आसपास ट्रेड कर रहा है। मेरा समझ है कि यहाँ पर करेक्शन और डीप होगा और 760 तक के भाव देखने को मिलेंगे। इसलिए करंट लेवल्स पे यहाँ पर एक सेल कॉल लेना चाहिए। आपके स्टॉप लॉसेस रहेंगे 797 के और आपके टारगेट रहेंगे 760 के। ये तो 760 तक के लेवल्स आगे देखने को मिलेंगे। अच्छा, वैसे एक छोटा सा सवाल मैं यहाँ पर आशीष महेश्वरी आपसे पूछना चाहूंगी, क्योंकि हम वैसे भी चर्चा कर रहे थे प्रदीप गुप्ता से ये रूरल इन्फ्लेशन के लिए, और गोदरेज कंज्यूमर ने कहा था प्राइस हाइक से वॉल्यूम्स मेंटेन कर पाए हैं, लेकिन ये करंट डेटा के मद्देनजर क्या आपको लग रहा है ये कंपनियां मैनेज कर पाएंगी वॉल्यूम ग्रोथ? नहीं, वॉल्यूम ग्रोथ तो बिल्कुल मैनेज नहीं हो पाएगा मेरा मानना है, क्योंकि 6.95 जो लेवल है इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी हाई इन्फ्लेशन हो चुका है। और यदि आप देखें तो ऑयल और जो फैट है उसमें 10% से ज्यादा, वेजिटेबल्स में 10% से ज्यादा का मंथ ओवर मंथ इन्फ्लेशन में ग्रोथ देखने को मिली है। तो जो अनप्रेसिडेंटेड ग्रोथ है, क्योंकि इतना फ्रेट कॉस्ट बढ़ गया है ये, क्योंकि गवर्नमेंट ने इतने टाइम तक जो फ्यूल के प्राइसेस को नहीं बढ़ाया, तो उसका सारा इफेक्ट अभी देखने को मिल रहा है। तो मुझे नहीं लगता कि ये प्राइस हाइक इतना आसान रहेगा, क्योंकि जितना आप प्राइस हाइक करेंगे उतना आपका वॉल्यूम पे इफेक्ट आने वाला है। तो मुझे लगता है कि इन सारी एफएमसीजी कंपनीज को बिल्कुल अपने प्राइस इंटैक्ट रखने पड़ेंगे, और इस ग्रोथ, जो डबल डिजिट ग्रोथ या जो वॉल्यूम की ग्रोथ है, उसको सेक्रीफाइस करने का ये क्वार्टर है। तो वॉल्यूम ग्रोथ सैक्रिफाइस होती हुई दिखाई देगी, और Q4 में तो इम्पैक्ट शायद कम हो, लेकिन Q1 में शायद ज्यादा प्रेशर आ सकता है, ये मुझे डर है। अच्छा राजेश सतपुते, आपका मोमेंटम कॉल क्या रहेगा? हर्षदा जी देखिए, मुझे लगता है कि ओवरऑल बैंकिंग पॉजिटिव है। हमने इंडसइंड की बात की, एक्सिस और आईसीआईसीआई, सॉरी इंडसइंड की नहीं की। इंडसइंड पे मेरी नजर है। अगर आप यहाँ पे डेली चार्ट देखते हो तो बहुत बढ़िया पैटर्न है। ये अपने इंपॉर्टेंट क्लस्टर ऑफ सपोर्ट के ऊपर है, 980 के ऊपर इसका बाय बनेगा। 970 का एक पोजिशनल स्टॉप लॉस रखे। जैसे ही मेरे हिसाब से 1000 का लेवल क्रॉस कर दे, 1040 1050 तक की एक बड़ी शॉर्ट कवरिंग टिक इंडसइंड में आएगी। तो नजर तो इंडसइंड पे है, तो बाय करें इंडसइंड, स्टॉप लॉस 970। इंडसइंड बैंक अगर आप देखें, आपका यहाँ पर एक ट्रेड है। चंदन जी, आपके कैरी करेंगे मंडे मॉर्निंग के लिए? देखिए वीरू, 3-4 दिन के यहाँ पे हॉलीडे तो उस हिसाब से पोजिशन रखे, बट मेरा मानना है कि सीमेंट काउंटर यहाँ पे अच्छा करेंगे। तो सीमेंट, पेपर और ये स्टॉक अच्छे लग रहे हैं, तो मैं अंबुजा सीमेंट पे फोकस करूंगा। लगातार पिछले 7-8 दिन से हाई टॉप हाई बॉटम के सीक्वेंस यहाँ पे बन रहे हैं, तो मौजूदा लेवल पे खरीदारी की सलाह रखेंगे। 358 का स्टॉप लॉस, 388 तक के टारगेट। ओके, अंबुजा सीमेंट्स अगर आप देखें टेक्निकली साउंड लगता हुआ आपको यहाँ पे 370 पे डे हाई के आसपास क्लोजिंग आती हुई इसकी। प्रकाश गाबा सर, आप क्या कॉल कैरी करेंगे मंडे मॉर्निंग के लिए? वेल, मुझे स्टॉक पसंद है। इस वक्त वो है लॉरस लैब्स। पॉसिबल है कि यहाँ से एक अप मूव मिले। 600 का स्टॉप लगाना चाहिए और 615 का टारगेट होना चाहिए। लॉरस लैब्स।
लॉरस लैब ये इनफैक्ट एक ट्रेंडिंग काउंटर है। आज दोपहर में हमने देखा इसमें थोड़ा सा तेजी की तरफ मूव 1.5% ऊपर, और गावा साहब कह रहे हैं ये लेकर जाए। समित, आपका कोई ट्रेड? हर्षद, आप रीट्रेड करेंगे SCI के साथ। हालांकि हमने ये थोड़ा लोअर लेवल पे रेकमेंड किया है, बट अभी भी हम इसके साथ कंफर्टेबल है। इनफैक्ट स्टॉप लॉस अभी थोड़ा ऊपर शिफ्ट करके लगभग 129 हाफ के आसपास स्टॉप लॉस शिफ्ट करके जो 140 का टारगेट है वो हम अभी भी इसमें मेंटेन रख रहे हैं। तो प्रॉब्ली एक या दो दिन में आपको SCI में वापस एक अच्छी मूव एक्सटेंड होती है दिख सकती है। में अच्छी मूव एक्सटेंड होने के पूरे आसार, 6% ऊपर। और SCI में बता दूं, समित ने आज दरअसल खिलाड़ी में भी जोड़ा था और ये इनका एक आउट परफॉर्मिंग काउंटर है। इस पर आप नजर रखिए। कुछ देर पहले मैं वो इनफैक्ट फ्लैश देखा था, पढ़ नहीं पाए, आपके सामने रख नहीं पाए वो खबर कि दरअसल प्रधानमंत्री BPCL, SCI, IDBI बैंक में विनिवेश पर समीक्षा होने वाली है और SCI के विनिवेश पर की समीक्षा बैठक PM खुद कर सकते हैं और 2 PSU बैंकों के विनिवेश पर भी बैठक PM करेंगे। तो ये अपडेट आया था कुछ देर पहले न्यूज राइज के हवाले से, और SCI तो वैसे भी एक आउट परफॉर्मर है। कमिंग बैक टू आशीष महेश्वरी साहब, आपने तो राय साफ दे दी कि मार्जिन प्रेशर रहेगा और वॉल्यूम प्रेशर मोस्ट इंपॉर्टेंटली रहेगा कंज्यूमर स्टॉक्स में। कोई ऐसा ट्रेड जो आपको दिख रहा है जहां पर तेजी करने का कोई माहौल बन रहा है अगले हफ्ते के लिए? कोई है मोमेंटम ट्रेड ऐसा? इनफैक्ट मुझे सीमेंट सेक्टर अभी अच्छा लगता है और यहाँ पे 2 स्मॉल कैप स्टॉक्स है जो मैंने आइडेंटिफाई किए हैं और जो हम लोग अपने क्लाइंट्स को रिकमेंड भी कर रहे हैं। पहला स्टॉक है श्री दिग्विजय सीमेंट। ये भी करीब 1100 करोड़ के मार्केट कैप के आसपास कंपनी मिल रही है। काफी अच्छे नतीजे इस क्वार्टर में आएंगे क्योंकि गुजरात बेस्ड प्लांट और गुजरात में जो सीमेंट का ऑफटेक है वो उसमें काफी इंक्रीज देखने को मिला है पिछले लास्ट क्वार्टर में, तो इस स्टॉक पे नजर रखिए। दूसरा स्टॉक रहेगा JSW ग्रुप की कंपनी शिवा सीमेंट। इसको भी बिल्कुल रडार पे रख सकते हैं क्योंकि जुलाई से इनका 1.5 मिलियन टन का जो सीमेंट प्लांट है वो ऑपरेशनल होने जा रहा है। तो ये 2 स्टॉक है जिन पे नजर रखी जा सकती है सीमेंट सेक्टर। सीमेंट और श्री दिग्विजय सीमेंट जैसे ट्रेड्स पर आप ध्यान दीजिए। चलिए, निफ्टी बैंक वीरू क्या हुआ? ये अचानक 300 पॉइंट गया 37,436 के लेवल्स पर। ये तो डे लो को ब्रीच कर रहा है, न्यू लो पर है। नहीं, हाँ डे लो पर है हर्षदा, 37,434। ये थोड़ा प्रेशर आया है HDFC बैंक की तरफ से और ICICI बैंक की तरफ से, तो ये पॉसिबली हर्षदा वीकेंड थोड़े अनवाइंडिंग है। बस ये है अभी हम कल की लोवेस्ट ट्रेजेक्ट्री यानी एक्सपायरी -1 डे की लोवेस्ट ट्रेजेक्ट्री पे नहीं गए हैं। बस ये मैं कह सकता हूँ कि वीकेंड प्रॉफिट बुकिंग है हर्षदा। कुछ एग्रेसिव स्टॉक्स लाइक इंडसइंड बैंक, एक्सिस बैंक और ICICI बैंक और PNB में हायर लेवल से, इनफैक्ट अगर आप PSU बैंकिंग बास्केट में देखें तो बैंक ऑफ बड़ौदा हायर लेवल से यहाँ पे अनवाइंडिंग हुई है, स्लिप हुए हैं, बट अभी भी हर्षदा ये अपने 10 डे के ऊपर है, द शॉर्टेस्ट मूविंग एवरेज। थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग, वीकेंड प्रॉफिट बुकिंग है हर्षदा यहाँ पर। तो बहुत ज्यादा प्रॉफिट बुकिंग हो गई, 545 पॉइंट की गिरावट डे हाई से एकदम ऐसे शॉक देकर जा रही है वीकेंड में। तो कोई भी जो प्लान, ये तो सतपति जी का प्लान ही गड़बड़ हो जाएगा। ये बैठेंगे KGF 2 देखने के लिए और इनको दिखाई देंगे सिर्फ निफ्टी बैंक के चार्ट्स। सॉरी सर, अब क्या करें, अब मार्केट ही ऐसा हो गया। हर्षदा जी देखिए, 3:30 के बाद बाजार पे सोचना नहीं है अदरवाइज छुट्टी खराब हो जाएगी। वो तो है वो तो होना चाहिए कि काम खत्म तो ऐसे कुछ देर के लिए शांति से बैठना चाहिए। लेकिन निफ्टी बैंक की का ये ब्रेकडाउन कुछ इंडिकेट कर रहा है क्या आपको? सतपति जी, मानस बताइए क्या दिख रहा है चार्ट्स पर? हर्षद जी देखिए, मुझे लगता है कि अगर बैंक निफ्टी का चार्ट देखें तो मैं वीरेंद्र जी के साथ थोड़ा सहमत हूँ। ये प्रॉफिट बुकिंग ही लग रही है क्योंकि यहाँ पे जो क्लस्टर ऑफ सपोर्ट है वो बनता है 37,200 से लेके 37,000। तो हम कह सकते हैं कि ठीक है प्रॉफिट बुकिंग है, लेकिन अपने इसने जो सपोर्ट है उसको रिस्पेक्ट किया है। तो यहाँ पे ऐसा कोई मंदी या डर वाला माहौल प्रोबेबली आप कह सकते हैं कि नहीं लगता। तो दिस इज जस्ट अ प्रॉफिट बुकिंग। जी हाँ, याद रखिएगा कल का जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन था 37,000 37,200 वो स्क्रीन पे है और वीकेंड प्रॉफिट बुकिंग ये हो रही है, होनी थी, लेकिन लेट्स स्टे अवे फ्रॉम इंडस्ट्रीज। कोई अगर आप देखें डायरेक्शनल कॉल मत लीजिए। एक बार जरा डाउ फ्यूचर्स लेके आइए और देखिए डाउ फ्यूचर्स देखिए बहुत काम चलेगा नहीं, क्योंकि आज आपको रात को डाउ देखना है, कल फिर देखेंगे डाउ, परसों फिर देखेंगे डाउ।
तो इससे अच्छा है कि आज ना ही देखे डाउ फ्यूचर्स, क्योंकि आपने इंडेक्स पे कोई कॉल इन लिए, जस्ट स्टे अवे फ्रॉम यूएस फ्यूचर्स और इंडेक्सेस। लेकिन आशीष माहेश्वरी जी, मैं एक बात आपसे पूछते पूछते रह गया, जरा एक चार्ट टिक आइएगा थर्मेक्स 2203 पे थर्मेक्स का आज का मूव देखिए, और थर्मेक्स कैपिटल गुड्स स्पेस की एक कंपनी आज अपने करियर के हाईएस्ट लेवल पे क्लोज हो रही है। मैं एक बात आपसे पूछता हूँ, थर्मेक्स एट ऑल टाइम हाई, सिमेंस एट ऑल टाइम हाई क्लस्टर्स, एक बड़ा डिफरेंशियल सा क्रिएट हो गया है बिटवीन थर्मेक्स, सिमेंस और बिटवीन एलएनटी। जरा प्लीज एलएनटी का चार्ट रखिएगा स्क्रीन पे। देखिए थर्मेक्स ऑल टाइम हाई पे है, सिमेंस ऑल टाइम हाई जोन पे है, और 1761 पे आपका एलएनटी जो है वो 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे खड़ा है। आप किसको बाय करना चाहेंगे माहेश्वरी साहब, और ये इतना बड़ा डाइवर्जेंस का कारण क्या है? देखिए, पहले तो थर्मेक्स की बात करते हैं। इनफैक्ट आज उनको एक बड़ा ऑर्डर भी मिला है, उसका अनाउंसमेंट हुआ है। दूसरी बात यह है कि यदि 2 सालों का, पिछले 2 साल का इनका ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो बिल्कुल प्रॉफिट स्टैग्नेंट रहा है 200 करोड़ की रेंज में। बट ये वाला जो साल है थर्मेक्स के लिए बम्पर साल, मेरा मानना है ये साल में कम से कम इसका जो मुनाफा आएगा वो 400 करोड़ का मुनाफा थर्मेक्स रिपोर्ट कर सकता है। तो जिसके कारण से अब वैल्यूएशंस का जो चीप थे कंपेरेटिवली जो उनके पीयर्स है करेगा, क्योंकि अब जो इंडस्ट्री में जो ग्रोथ देखने को मिल रही है, जो मोमेंटम मिल रहा है, तो ये सारा उनके लिए ऑर्डर्स जो वो थर्मेक्स जैसी कंपनियां ही करती हैं। और अभी डिमांड इतनी ज्यादा है कि जो प्राइसिंग पावर इन कंपनीज के पास में आ गई है वो बेहतरीन प्राइसिंग पावर है। और इनफैक्ट ऑर्डर बुक का बैकलॉग है ऐसा है कि आज आप ऑर्डर देंगे तो आपको 6 महीने से 9 महीने के बीच उनका कोई भी सप्लाई शुरू होता है, वो भी एडवांस पेमेंट देकर। तो इन सारे फैक्टर्स के चलते हुए बिल्कुल थर्मेक्स जैसी कंपनियां रीरेट होंगी। और मेरा मानना है जैसे आपने कहा था एबीबी, सीमेंस, वो दोनों स्टॉक में भी ऑलरेडी परफॉर्मेंस हमने देखा पिछले कुछ समय में, और वो जारी रहेगा, क्योंकि पावर सेक्टर और जो कैपेक्स सेक्टर है ये अगले 2-3 साल के लिए इसका जो बुल रन है वो बिल्कुल उसको लेकर मैं बिल्कुल आश्वस्त हूँ। थर्मेक्स एक ट्रेड, और आज थर्मेक्स पे हमने देखा एक बहुत बढ़िया मूव भी देखने को मिला है। आखिरी चंद मिनटों में क्या कुछ हो बदल रहा है। निफ्टी बैंक की हमने चाल देखी, एक डिप देखा गया, पोजीशंस दरअसल अनवाइंड हुई हैं आयशा मोटर्स में भी, और कोटक महिंद्रा बैंक में भी दरअसल बिकवाली का दबाव बढ़ गया। आपको याद होगा जब कोटक की चर्चा हमने सबसे पहले की थी कार्यक्रम की शुरुआत में, तब ये एकदम फ्लैट था, 0.29 या 3% तक की गिरावट देखने को मिल रही थी। अब 1% नीचे है ये काउंटर। ज्यादा दबाव दरअसल आयशा मोटर्स में देखा गया है, मारुति में देखा गया है, टाटा मोटर्स में देखा गया है, यहाँ पर बिकवाली हो रही है। मानस, क्या करेंगे इन तीनों काउंटर्स में? क्या कुछ मंदी का ट्रेड कैरी करेंगे, या फिर आज का मूव इतना कन्विंसिंग नहीं है? मुझे याद है आपने कल कहा था 74.85 के ऊपर मारुति खरीदेंगे, आज वहीं से घुमाए। तो देखिए यहाँ पर लगातार रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है, 7740, 7750 पे 100 डे मूविंग एवरेज है, और वो ब्रेक नहीं कर पा रहा है। मारुति एक सपोर्ट ब्रीच हुआ है 7480 के आसपास का, 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे आके क्लोज हो रहा है, तो अच्छे संकेत तो बिल्कुल भी नहीं है। मेरा समझना है कि 7250 तक के स्तर आपको मारुति में देखने को मिल जाएंगे। लेकिन वीकनेस टाटा मोटर्स में है, अगर एक रिकमेंडेशन लेना है तो टाटा मोटर्स पे लेना चाहिए, क्योंकि पॉसिबिलिटी ज्यादा है कि 200 डे मूविंग एवरेज जो कि 410 रुपए के आसपास है उसको टच करने की कोशिश करेगा। तो टाटा मोटर्स पे एक सेल कॉल लीजिए, और या तो फिर इस मंदी को पुट के जरिए खेलिए। जो 430 का पुट ऑप्शन है वहां पर आपको ध्यान देना है, और उसके भाव चल रहे हैं 11 रुपए के आसपास, यहाँ पर खरीदारी करिए। एक छोटा सा स्टॉप लॉस 8 रुपए का, टारगेट 20 रुपए का रखिए। टाटा मोटर्स में एक मंदी का ट्रेड लेकर चले। एडवांस डिक्लाइन रेशियो का डेटा आप सामने देख रहे थे, गिरने वाले शेयरों की संख्या थोड़ी सी बढ़ गई है एक्चुअली। बाजार जब क्लोजिंग की तरफ बढ़ रहा है, एक बार डाउ फ्यूचर्स को मैं चेक कर रही थी तो डाउ फ्यूचर्स इंडिकेट कर रहा है कि वहां पर एक पॉजिटिव ओपनिंग देखने को मिलेगी, 100 पॉइंट से ज्यादा की बढ़त है। तो ये जो भी बाजार में बिकवाली हो रही है वो हमारे खुद के इंटरनल्स पर हो रही है, क्योंकि हम एक लॉन्ग वीकेंड में जा रहे हैं। थर्सडे फ्राइडे में क्या उभर कर आएगा, ये कोई रिस्क नहीं लेना चाहता, तो जहां पर प्रॉफिट है उसे बुक किया जा रहा है। और ऑफ कोर्स रिजल्ट सीजन अब इसका पूरे तौर से आगाज होगा। इन्फोसिस आज शाम को नतीजे पेश करेगा, उसके बाद ऑफ कोर्स सैटरडे को
HDFC बैंक के भी नंबर्स आएंगे। तो ये तमाम चीजें हैं जिसके पहले लोग एकदम हल्का होकर अपनी पोजीशंस सेट करें। लेकिन हाँ, ONGC जैसा ट्रेड, अपोलो हॉस्पिटल जैसा ट्रेड, आपका ITC जैसा ट्रेड तेजी की तरफ ही इशारा कर रहा है। तो ये वो काउंटर्स है जिन्होंने ऊपर की तरफ चाल अपनी बांधी, लेकिन HDFC और HDFC बैंक इस पूरे हफ्ते दबाव ही देखने को मिला है। और ईयर टू डेट देखें तो अब ईयर टू डेट में HDFC नेगेटिव टेरिटरी में। बहुत कम साल होते हैं ऐसे जहां पर HDFC जैसा दिग्गज स्टॉक आपको नेगेटिव टेरिटरी में ट्रेड दिखाई देगा दिखेगा साल के दौरान। अब क्योंकि हम साल के अब क्या चौथे महीने में आए हैं, प्रेशर रहा है और वो स्टॉक आपके सामने 49 के आसपास ट्रेड करता हुआ, तो क्लियरली नरमी है। अच्छा, इन्फोसिस, आशीष महेश्वरी, आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं इन्फी TCS से बेहतर प्रदर्शन दिखाएगा? इनफैक्ट मुझे भी एक्चुअली TCS के नंबर्स भी इतने कोई खराब नहीं लगे कि कोई उसको बहुत ज्यादा हम रीडेट करें। बट इन्फोसिस लास्ट क्वार्टर में भी अच्छे नतीजे थे और मेरा मानना है कुछ अच्छी बड़ी डील्स वगैरह भी उनकी विन बिल्कुल रही होंगी इस क्वार्टर में भी। तो क्वार्टर में नतीजों वाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि US मार्केट्स में जो सेल ऑफ चल रहा है IT कंपनीज में, क्योंकि वहां इन्फ्लेशन 40 साल के ऊपर पहुंच गया है, तो उम्मीद ये की जा रही है कि IT का स्पेंड कट ना हो जाए आगे जाकर। तो ये एक चिंता का विषय है जिसको देखते हुए मैं रिजल्ट को लेकर कोई बाय या सेल की सलाह किसी IT स्टॉक्स में भी देने से बचना चाहूंगा। चलिए, अब जब अगली मुलाकात होगी तो इन्फोसिस पे अगर आप देखेंगे डिसाइडेड डे होगा। याद रखिएगा इसका 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 1748 जो CMP है उससे लगभग 40 रुपये नीचे 1710 के रेंज में आता है और वो एक मेक और ब्रेक लेवल है। सुबह मैं बात कर भी रहा था कि इन्फोसिस ने अपने करियर के एक पिछले 5-7 सालों में स्पेशली अगर आप देखें उस एवरेज को कभी नहीं तोड़ा है। लेट्स सी, मंडे को ये क्या करता है, यहाँ से 50 रुपये ऊपर या 40 रुपये नीचे। हम क्लोजिंग की तरफ बढ़ रहे हैं। कुछ स्टैट्स को देख लीजिए जाते जाते। अगर आप देखें जो एक स्टॉक का मैं जिक्र कर रहा था, JK पेपर, नाउ एट 345, ये अपने करियर के हाईएस्ट लेवल पे क्लोज होगा। स्कूल सारे खुल चुके हैं फुल फ्लेज। अगर आप देखें बच्चे अब स्कूल जा रहे हैं तो दो स्पेस को अगर आप देखें काफ़ी एडवांटेज मिल रहा है, एक पेपर स्टॉक्स और एक बाटा और एक लिबर्टी। लिबर्टी सुबह भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग था, लेकिन अगर आप देखें अभी क्या कर रहा है वो मेरे को नहीं मालूम, बट इट्स JK पेपर फ्लाइंग हाई, ऑल टाइम हाई पे क्लोज। सोमानी सेरेमिक्स अगर आप देखें एक और स्टॉक रहा जिसने आज एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग मूव लिया कैश सेगमेंट में। और थर्मैक्स जिसका चर्चा हम कर रहे थे, लुक एट थर्मैक्स नाउ 2270 पे अपने ऑल टाइम हाई पे क्लोज हुआ है ये स्टॉक। सबसे परेशानी का सबब अगर किसी काउंटर के लिए आज इस हफ्ते इमर्ज हुआ है तो वो है छोटे से हफ्ते में भी वो है HDFC। यकीन मानिए HDFC आज अपने सारे एवरेजेस के नीचे फिर क्लोज होता हुआ, और हमने बड़ा एक डिटेल डिस्कशन किया मल्टीप्लेक्स शेयरों पे। लग रहा है कि शेयर बेच बेच के टिकट बुक हो रही है। स्टॉक डे लो पर 1906 पे दिन के सबसे निचले स्तरों पर। एक स्टॉक और जो कि काफ़ी ख़राब क्लोजिंग दे रहा है इस हफ्ते, इस छोटे से हफ्ते के बाद, वो है मारुति। एक क्लासिकल अगर आप देखें रेंज थी इसमें, लेकिन उस रेंज के लोअर एज पे ये स्टॉक आ चुका है अब 2743 के स्तर पे। और आखिरी में बैंक निफ्टी भी नीचे आया, बट स्टिल अगर आप बैंक निफ्टी को देखें तो इस वक्त 37,453 पे, हाँ आखिरी में 150 पॉइंट और कटे, लेकिन अगेन येट अगर आप देखें उस बात को दोबारा कहना ज़रूरी है कि अपने 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर ही क्लोज होता हुआ। और कुछ काउंटर्स जो कि डेरिवेटिव्स में आज काफ़ी स्ट्रॉन्ग हुए। L&T इन्फोटेक को देखिए, आज इसने बहुत स्ट्रॉन्ग पुल बैक लिया लोअर लेवल से, एक डे हाई पर इसकी क्लोजिंग आती हुई। और केमिकल स्पेस में एक UPL इस दौर की हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी पे यानी करीब 821.20 पे क्लोज हो रहा है। और साथ ही साथ अपोलो हॉस्पिटल्स, इसने आज अपने एक सारे मूविंग एवरेजेस के ऊपर क्लोजिंग दी है 4740 पे। डेरिवेटिव्स के पर्सपेक्टिव से क्या हुआ, लेट्स चेक सम F&O स्टैट्स। वो स्टॉक्स जहां पे आज सब्सटेंशियल शॉर्ट और लॉन्ग अगर आप देखें बिल्डअप हुआ है। मैं आपके स्क्रीन पे एक हीट मैप रखता हूं। इस हीट मैप के मुताबिक सब सेक्टर्स के अगर आप देखें जो लॉन्ग शॉर्ट है मैं वो रखूंगा आपके स्क्रीन पर। लेके आइए जरा प्लीज लॉन्ग शॉर्ट। ऑटोमोबाइल्स में भारत फोर्ज सबसे स्ट्रॉन्ग लॉन्ग लेके जा रहा है। PSU बैंकिंग बास्केट में और इनफैक्ट एंटायर बैंकिंग स्पेस में SBI और कैनरा बैंक, ये दो स्टॉक्स लॉन्ग लेके जा रहे हैं। कैपिटल गुड्स में डिफेंस में BEL और हेवल्स, ये दो स्टॉक्स सबसे स्ट्रॉन्ग लॉन्ग लेके जा रहे हैं। सीमेंट में अंबुजा सीमेंट्स सबसे स्ट्रॉन्ग लॉन्ग। केमिकल्स और फर्टिलाइजर्स में चंबल फर्टिलाइजर। FMCG बास्केट में ITC सबसे स्ट्रॉन्ग लॉन्ग लेके जा।
पावर स्पेस में एनटीपीसी, मेटल्स में वेदांता, फार्मा में अपोलो हॉस्पिटल्स और टेक्नोलॉजी में एलटीआई, ये ऐसे स्टॉक्स है जो कि सब्सटेंशियल लॉन्ग लेके जा रहे हैं। शॉर्टिंग बिरला सॉफ्ट में, साथ ही साथ आईटीसी एक और काउंटर है जहां पर हमने देखा खरीदारी देखने को मिली है और 269 270 के लेवल्स के करीब जाकर ये काउंटर टिकता हुआ 1.5% तक का इजाफा इसने अपने नाम किया। यही नहीं, आप ध्यान दीजिएगा, आज थोड़ा बहुत एचयूएल में खरीदारी होती हुई दिखाई दी है। कुछ चुनिंदा एफएमसीजी काउंटर्स थे जहां पर तेजी देखने को मिली, क्लोजर टू 1% के गेन्स दरअसल एचयूएल आपको कमा कर दे रहा है। लेकिन मंदी की तरफ कौन कौन से सौदे बने हैं वो भी आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। एचडीएफसी आज एक लूजिंग विकेट पर था। एचडीएफसी बैंक में जो नंबर्स आएंगे सैटरडे को, उससे पहले प्रेशर, एचडीएफसी करीब 2-2.25% नीचे और एचडीएफसी बैंक भी टॉप लूजर्स में शामिल, आज 2% की गिरावट पर 1463 पर जाकर टिकता हुआ दिखाई दिया है। आखिरी आधे घंटे में कोटक एक्सिस बैंक में पोजीशंस अनवाइंड हुई तो वो भी बैंकिंग की तरफ वो दबाव बनाने वाले काउंटर्स जरूर बने। हीट मैप आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं, आखिरी 1.5 मिनट बचा है इस ट्रेड का, तो जो आपको क्लियरली एक पिक्चर दिखाएगा कि हुआ क्या। स्थिति इतनी खराब नहीं थी, गिरने वाले शेयर इतने ज्यादा नहीं थे सुबह में दोपहर की तुलना में, लेकिन जैसे जैसे दिन बढ़ा है और हम लॉन्गर वीकेंड की तरफ जा रहे हैं, पोजीशंस अनवाइंड हुई हैं। ऑटो काउंटर्स भी, टाटा मोटर्स जिस पर एक शॉर्ट कॉल मानस दे रहे थे 1.5% नीचे, मारुति 7,700 को छूने के बाद 74.55 पर आज टिकता हुआ दिखाई दिया है। आयशर में पोजीशंस अनवाइंड हुई हैं जाते जाते। बजाज फिनसर्व जैसे काउंटर्स, एशियन पेंट जैसे काउंटर्स में प्रेशर देखने को मिला। सन फार्मा जहां तेजी की तरफ का ट्रेड था, आज 1.5% ऊपर, उसी के एकदम ऑपोजिट और नीचे सिप्ला 1015 पर टिकता हुआ 1.1% नीचे। डॉक्टर रेड्डीज में भी हमने देखा है 1.5% तक की गिरावट बनती हुई दिखाई दी है। टेक महिंद्रा, एचसीएल टेक जैसे काउंटर्स है जहां पर थोड़ी बहुत नरमी देखने को मिली है, लेकिन संभालने की कोशिश किसने की? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। एसबीआई अगर नहीं होता 1% ऊपर, निफ्टी बैंक पर ज्यादा प्रेशर बनता, तो ये थोड़ा सा ट्रेंड ऊपर की तरफ रखने में कामयाब जरूर था। इसके अलावा अपोलो हॉस्पिटल में हमने देखा तेजी के ट्रेड्स बनते हुए दिखाई दिए हैं। आज आधे % की बढ़त हिंडाल्को, आपका एलएनटी जैसे ट्रेड बनाते हुए दिखाई दिए थे। दरअसल जेएसडब्ल्यू स्टील पर मेरी नजरें गई थी, वहां पर एक अच्छी खासी खरीदारी बनती हुई दिखाई दे रही थी। दोपहर के ट्रेड में करीब 1.5% का इजाफा यहां पर देखने को मिला और ऑफ कोर्स हम देख रहे हैं जो मेटल्स हैं वहां पर तेजी का सिलसिला कायम है। ऑटो में जहां पर ज्यादा ट्रेड्स मंदी की तरफ थे, एमएनएम में हमने देखा 866 तक के लेवल्स और कल ही इस पर एक तेजी का ट्रेड बनता हुआ दिखाई दिया था। तो ये कुछ काउंटर्स जो चले हैं। इन्फोसिस पर बाजार नजरें बनाए हुए था, आधे % की बढ़त पर जाकर टिका है ये काउंटर। नंबर्स आने वाले हैं ठीक 4 बजे, उस पर नजरें होंगी। तो फाइनली ये 3 दिनों का जो ट्रेडिंग हफ्ता है कहां पर जाकर सिमट रहा है? 17,465। याद रखिएगा हफ्ते की शुरुआत में 17,600 से 800 की रेंज की बात हो रही थी, 600 जैसे ही टूटा फटाफट 17,500 के नीचे आए और हम 17,465 पर जाकर टिके हैं आज इस प्रोविजनल क्लोज में। निफ्टी बैंक के लिए भी 37,442 के लेवल्स आते हुए 300 अंकों तक की गिरावट देखने को मिली है। तो यह आपके लिए तस्वीर, और ये तस्वीर सिर्फ भारतीय बाजारों की ही नरम होती हुई दिखाई दे रही है। एशिया में इतना कुछ सेल ऑफ नहीं था और इनफैक्ट डाउ फ्यूचर्स इशारा कर रहे हैं कि वहां पर मजबूती के साथ ट्रेड होगा। मेटल्स में कुछ हल्का सा इजाफा, एफएमसीजी स्टॉक्स बढ़त में दिखाई दिए हैं आज के सत्र में। और फटाफट आपको दिखा देते हैं कि वीकली स्थिति क्या रही है, कौन कौन से स्टॉक्स तेजी में थे और कौन कौन से स्टॉक्स मंदी में थे इस पूरे हफ्ते। वो काउंटर्स में मंदी के ट्रेड्स तो मुझे जुबानी याद है, एचडीएफसी बैंक डेफिनेटली रहेंगे। निफ्टी में चढ़ने वालों में ओएनजीसी, अपोलो हॉस्पिटल, आईटीसी, सन फार्मा जैसे काउंटर्स रहे हैं। और साथ ही साथ ये देखिए एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी और मारुति, डॉक्टर रेड्डीज जैसे काउंटर्स जहां पर बिकवाली का दबाव बनता हुआ दिखाई दिया है। तो ये रहा है आपके लिए इस हफ्ते का हाल। होटल स्टॉक्स में आज तेजी देखने को मिली, ऑफ कोर्स इम्पेंडिंग वीकेंड के इंतजार में। चलिए लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद ऑफ कोर्स खिलाड़ी नंबर 1 और सीधा सौदा का अपडेट भी आपके लिए लेकर आएंगे। आप बने रहिए सीएनबीसी आवाज के साथ। के प्रायोजक हैं कैनरा बैंक, टुगेदर वी कैन, और रमी कल्चर, चैंपियंस का कल्चर। A vision becomes a milestone,
when it helps make our lives richer with love and laughter. When it helps make a cleaner, smarter, and a more beautiful planet. So that you can set off on joyous new journeys and adventures. 14% से ज्यादा के रिटर्न्स इनके होते हुए रूपक डे करीब 7.5% तक की कमाई कर रहे थे। -5.72% के रिटर्न्स कुणाल रामब्या के थे। कल आपको याद होगा 11:30 बजे तक दरअसल रूपक डे आगे थे, फिर अचानक समित का 1-2 ट्रेड चले और बहुत ही बढ़िया इन्होंने रफ्तार पकड़ी। तो समित के आउट परफॉर्मर्स कौन से हैं वो भी स्क्रीन पर आते हैं। समित कांग्रेचुलेशंस, आप खिलाड़ी नंबर 1 साबित हुए हैं इस हफ्ते के। KRBL खूब चला, जस्ट डायल खूब चला, ये पिछले 2 ट्रेडिंग सेशंस के उम्दा परफॉर्मेंस थे। APL अपोलो ट्यूब्स और ऑफ कोर्स आज का शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। APL अपोलो इन्होंने याद रखिएगा पिछले हफ्ते से इस हफ्ते कैरी किया था और वो एक बढ़िया ट्रेड साबित होता हुआ दिखाई दिया। हमारी बाकी इस हफ्ते के जो परफॉर्मर्स हैं वो भी स्टॉक्स आपकी स्क्रीन पर फटाफट आ जाएंगे, फिर हम समित को जोड़ते हैं, उनसे बात करेंगे। एक तो वेल्सपन कॉर्प, मनप्पुरम फाइनेंस, KRBL, ये सबसे ज्यादा चलने वाले ट्रेड्स हैं इस हफ्ते। समित कांग्रेचुलेशंस, खिलाड़ी नंबर 1 का ताज आपके सर पर एक बार फिर चढ़ता है। एक इंटरेस्टिंग हफ्ता था, छोटे से हफ्ते में कैसे कमाल के रिटर्न्स बना सकते हैं वो आज आपने दिखा दिया। शुक्रिया अर्शदा। देखिए रिलेटिवली लास्ट वीक से ये हफ्ता थोड़ा सा डिफिकल्ट था, चैलेंजिंग था। फर्स्ट डे एटलीस्ट स्टॉक सिलेक्शन इतना खास हुआ नहीं है जिसमें एप्पल, वर्लपूल एज पर एक्सपेक्टेशन नहीं चले थे। बट फॉर्चुनेटली कल जैसे जस्ट डायल, KRBL हमें एक अच्छा कैच था और जो APL अपोलो का जो कन्विक्शन था हमने लास्ट वीक का वही ये वीक में हमने कैरी किया और इट वर्कड आउट वेल। डेफिनेटली सो। अच्छा, APL अपोलो क्योंकि आपने पिछले हफ्ते से इस हफ्ते कैरी किया, अब आगे प्लान क्या है? जो टारगेट्स अचीव होने थे क्या हो चुके हैं स्टॉक के जरिए? देखिए लास्ट वीक जो हमने टारगेट दिए थे वो अचीव हुए, बट ये वीक जो हमने एक्सटेंड किया वो अभी भी अचीव नहीं हुए और वो लगता है हमें प्रॉब्ली एक आध हफ्ते में या 2 हफ्ते में वो टारगेट्स भी अचीव होंगे और जो उसके ऑल टाइम हाईज है 1100 प्लस के आसपास वो आपको बहुत जल्दी सरपास होते दिखेंगे। तो काफी एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर का ओवरऑल ये स्टॉक है और इसमें सीरीज ऑफ हायर हाइज हायर लोज हम देख रहे हैं। तो हमें लगता है कि अगर मार्केट ऐसे ही स्टेबल रहता है तो ये स्टॉक उसका जो आउट परफॉर्मेंस है वो कंटिन्यू रखेगा। कोई ऐसा दूसरा स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में जो आप अगले हफ्ते के लिए कैरी करना चाहेंगे? लार्जली अगले हफ्ते से आप इंडेक्स पर क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? जो इस हफ्ते हमने 7600 की रेंज तोड़ी है नीचे की तरफ, क्या उसे रीगेन कर पाएंगे? देखिए स्टॉक स्पेसिफिक जैसे एफसीआई भी हमने अभी रिएटरेट किया था थोड़े टाइम पहले, तो वो एक प्रेफर्ड बेट रहेगा। 1-2 स्टॉक्स थे वो जो मिस हुए जैसे जैकॉप और आरआईएल आज सुबह देना चाहते थे बट ऑलरेडी हमने 2 इसमें इंक्लूड किए थे, तो वो स्टॉक्स हम इसमें इंक्लूड नहीं कर पाए। बट उनमें अगर कोई भी पुल बैक आता है जैसे जैकॉप में, तो वो एक काफी एक अच्छा बेट होना चाहिए। इंडेक्स स्पेसिफिक अगर बात करें तो ओवरऑल ये कंसोलिडेशन का था क्योंकि ट्रंकेटेड वीक और 4 दिन का कोई भी रिस्क कैरी नहीं करना चाहता। बट हमें अभी भी हम होपफुल है जब तक ये 17,400 300 का जो दायरा है निफ्टी में होल्ड कर रहा है तब तक हम होपफुल है। लेट्स सी मंडे पे हम कैसे ओपन होते हैं, फिर एक फॉलोअप मूव यहाँ से आता है कि नहीं। बट जब तक ये 17,400 17,300 निफ्टी के लिए और बैंक निफ्टी के लिए 37,000 36,800 का जब तक ये दायरा होल्ड कर रहा है तब तक हम मार्केट में थोड़े होपफुल रहेंगे। ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए अगले हफ्ते की स्ट्रैटेजी भी आ गई और ऑफ कोर्स समित ने कुछ और 2 आइडियाज आपको दिए हैं जो शायद आगे चल सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया एंड कांग्रेचुलेशंस वंस मोर समित एक शानदार प्ले के लिए। तो खिलाड़ी नंबर 1 इस हफ्ते का विनर्स के बीच जो मुकाबला हुआ था, मार्च महीने के खिलाड़ी नंबर 1 बने हैं समित चौहान। लेंगे एक छोटा ब्रेक, आगे एक अपडेट सीधा सौदा। A vision becomes a milestone when it helps make a cleaner, smarter, and a more beautiful planet. So that you can set off on joyous new journeys and adventures. Building stronger bonds and bridging impossible distances, which take you from the ever new to the forever beautiful.
opening up vistas and windows to a vibrant new world. A vision. जीसी, थर्मैक्स, फिनो पेमेंट बैंक, ये सारे स्टॉक्स, और आज दरअसल थर्मैक्स 14.5% के रिटर्न्स कमा कर दिया है। तो आनंद राठी इंट्राडे में तो 11-12% तक भागा था, मुझे याद है, और 7% तक के गेन्स इसने बनाए। तो ये वो ट्रेंडिंग स्टॉक्स रहे हैं जिनमें सबसे ज्यादा कमाई हुई है। फाइनल क्लोज में आपके लिए निफ्टी और निफ्टी बैंक की सामने रख देती हूं। 284 अंकों की गिरावट पर निफ्टी बैंक 37,463 पर जाकर टिका है। निफ्टी आपकी स्क्रीन पर है 17,475 के लेवल्स पर, इनफैक्ट डे लो की तरफ ही क्लोज हुआ। मिड कैप इंडेक्स में जो भी एक्शन बना था तेजी की तरफ पहले हिस्से में, वो ठंडा होता हुआ दिखाई दिया। 8 पॉइंट नीचे इंडेक्स जाकर टिका है। वीकली कुछ स्टॉक्स जो हफ्ते में सबसे ज्यादा शानदार प्रदर्शन दिखाने वाले रहे हैं, इसमें अपोलो हॉस्पिटल, ONGC, JSW स्टील और UPL जैसे ट्रेड्स शामिल हुए। चलिए इसी नोट पर मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन खबरों का सिलसिला आपके लिए हम जारी रखेंगे। इंतजार भी रहेगा इन्फोसिस के नंबर्स का, तो उस पर भी एक अपडेट आपके लिए लेकर आएंगे। ठीक 4 बजे दरअसल नंबर्स आने वाले हैं। आप बने रहिए CNBC आवाज के साथ। सोमवार को फिर मुलाकात होगी। नमस्कार। A vision becomes a milestone when it helps make our lives richer with love and laughter. When it helps make a cleaner, smarter, and a more beautiful planet. So that you can set off on joyous new journeys and adventures. Opening up vistas and windows to a vibrant new world. A vision